हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई सब राजी खुशी होंगे, बढ़िया तैयारी कर ही रहे हो। आप सभी ने अभी अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है रीट की, थर्ड ग्रेड की, तो वो पेपर देख ही लिए होंगे किस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है और किस प्रकार से जो है वो नए नए प्रकार से नए पैटर्न के साथ में क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। उस प्रकार से ही आपको और उसी पैटर्न के साथ में ही आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और उसी अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि भी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा और क्या पढ़ना है। तो पहले स्थिति ये क्लियर करो कि क्या हमने जितनी क्लासेस ली हैं, जितनी हमने नोट्स आपको अवेलेबल कराए हैं, वो क्या आपने सफिशिएंट तरीके से पढ़ ली हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के तौर पर एक चीज़ ज़रूर करनी है। क्या? तो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, उनके आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू द पॉइंट वो क्वेश्चन जरूर सोल्व करते हुए जाना है। जैसे रीट का पेपर हुआ, हम अपने ही सब्जेक्ट की बात कर लें तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पर एक सेशन लूंगा जिसमें ये देखेंगे हम कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारा कितना कंटेंट उससे कवर हुआ है और आगे हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर महीने का करंट अफेयर हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज का सेशन है, इसमें हम नेशनल करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम राजस्थान का करंट अफेयर सभी एस्पेक्ट के साथ में, सभी डायमेंशन के साथ में कवर कर चुके हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। स्पोर्ट्स का हम पूरा सेक्शन देख चुके हैं और बात करें आपका टेक्नोलॉजी वाला, तो टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी हम वहाँ पर देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की और अभी जनवरी 2026 चल रही है और आप सभी को पता है कुछ ही समय के अंदर आपका 26 जनवरी 2026 आ जाएगा, गणतंत्र दिवस आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई स्वतंत्रता, हमारा गणतंत्र दिवस अब की बार है। तो स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पे हमने दो विदेशी मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसमें पहले यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आपके कौन है? उर्सुला बांडेर जो है यहाँ पर आमंत्रित की गई हैं। और इसी के साथ साथ में ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला है। और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटोनिया कोस्टा, एंटोनियो कोस्टो। ये जो है, ये दोनों अपने गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। अगर 76वें गणतंत्र दिवस की बात करें तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के प्रोबो सुबियंतो को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था एज ए चीफ गेस्ट। तो इसके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं दिसंबर में के करंट अफेयर के लिए। जब हम फरवरी माह के अंदर क्लासें लेंगे, उस समय जब हम जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसी के बारे में हम वापस से चर्चा करेंगे। जब हम गणतंत्र दिवस की पूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भैया चीफ गेस्ट कौन थे, तो उस समय हम यहाँ पर वापस से डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, यूरोपीय ईयू मतलब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन्डेर, इनको, और इसके साथ साथ में यूरोपियन काउंसिल को के जो अध्यक्ष हैं आपके एंटोनियो कोस्टा, इनको यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं चीफ गेस्ट के रूप में। और जब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको भी अपने आप से रिपीट करना है। जब मैं बोलता हूँ आपको कि कौन है, क्या है, कैसे किया, तो ये सारी चीज़ें आपको उस समय बोलनी होंगी। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत निजी हित नहीं है। एक टीचर की आज के दिन इतनी ही जिम्मेदारी बन रही है कि भैया आपको कंटेंट दे, अच्छा कंटेंट दे, आपको समझा दें, कंसेप्चुअल चीज़ों से आपको स्ट्रॉन्ग कर दें और फिर एक बार दो या बार रिवीजन कर लें। परंतु मैं चाहता हूं कि जितनी भी बार मैं बोल रहा हूं कि मेरे साथ रिपीट करो, इसका मतलब ये है कि आपको रिपीट करना चाहिए, आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। होता क्या, जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं कई बार होता है एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन याद ध्यान में नहीं है, हमने पढ़ा था पर एग्जाम में हम भूल गए या फिर दिमाग से निकल गए। उस समय जब आप ये रिपीटिशन का मैं आपको बोलता हूँ ना कि रिपीटेशन करो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके कहीं ना कहीं चीज़ें अटक जाएंगी। उससे होगा क्या कि आप एलिमिनेशन के तरीके से, किसी भी तरीके से जो है वो गेस लगा के, तुक्का मार के उस चीज़ क्वेश्चन को सही कर आओगे, ऐसी संभावनाएं वहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया अपने जो स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस है उसके अवसर पर अध्यक्ष कौन है, मेरे साथ में रिपीट करो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला बांडेर, जो कि आपको फोटो दिख रही है। उसके अलावा यूरोपियन काउंसिल या यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनिया कोस्टा। तो कोस्टा साहब जी मान लो और उर्सुला मान लो, उर्सुला मैडम और कोस्टा साहब जो है ये आपके मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? आई या नहीं आई? अब आपको ध्यान रखना है, 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर को अपना संसद का शीतकालीन सत्र चला था और उस शीतकालीन सत्र के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कुल 12
8+4, इसे ऐसे ध्यान रखना कि 8+4 12 विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। 12 विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के अंदर दिनांक कौन सी है, 1 तारीख से लेकर आपकी 19 तारीख तक प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 8 बिल जो है वो पास कर लिए गए, पारित कर लिए गए हैं, और 4 बिल ऐसे हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। तो 4 बिल का तो आपको ध्यान नहीं रखना है, पर 8 का ध्यान रखना है। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो पारित किए गए, पास किए गए बिलों की है, जिनको सदन के दोनों सत्रों से पास किया गया है, पारित किया गया है। ठीक है। अब जैसे ही कोई विधेयक है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सदनों के साथ साथ में राष्ट्रपति द्वारा जब ये मंजूर कर दिया जाता है, तो उसके बाद में उस विधेयक को हम क्या कह देते हैं, कानून कह देते हैं। ठीक है। उसमें से अगर बात करें 8 में से वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, पर इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आपका मनरेगा की जगह पर वीबी जी राम जी के रूप में नया कानून लागू किया गया है। अब कानून का मतलब है कि राष्ट्रपति से वहां मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ये मनरेगा को प्रतिस्थापित करके लागू किया गया है। हम तुलनात्मक रूप से भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से बीबी जी राम जी जो कि नया कानून है, जो कि मनरेगा के स्थान पर लागू किया गया है, वो किस प्रकार से मनरेगा से बेहतर है। इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। परंतु अगर आपसे ये पूछे कि भैया संसद के शीतकालीन सत्र में 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के मध्य जो 8 बिल प्रस्ताव पारित किए गए, जिनको मंजूर किया गया, उनमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको पहली बात तो यह है कि आठों के आठों नाम याद होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं और पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। तो आपको ध्यान रखना, पहला हमारा बिल है वीबी जी राम जी। इसके बारे में क्या कुछ फुल फॉर्म है, कब ये लागू किया गया, कौन कौन से इसके अंदर सुधार किए गए हैं, कौन कौन से इसमें प्रोविजन या प्रावधान किए गए हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा हमारा कानून आ जाता है शांति बिल। शांति का मतलब है, अभी तक होता ये था कि परमाणु क्षेत्र के अंदर हम निजी सहभागिता या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मना करते थे, पर अब शांति विधेयक के साथ में 2025 का जो शांति विधेयक है, इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, और निजी क्षेत्र के जो भी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र के जो भी संस्थान हैं, उनको अब ये कह रहे हैं कि भैया परमाणु ऊर्जा के अंदर आपके जो एटॉमिक एनर्जी है उसके क्षेत्र के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपका तीसरा कानून आ जाता है इंश्योरेंस से संबंधित, जिसमें पहले ये स्थिति होती थी कि 74% मतलब 74% इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हम प्राप्त कर सकते थे। मतलब विदेश की कोई कंपनी जो भारत के अंदर बीमा क्षेत्र के अंदर या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर क्या उनको छूट देते थे 74% की। अब उस एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 100% कर दिया है। और जब जब भी एफडीआई कोई चेंज होती है, जब जब भी कोई नई एफडीआई लागू होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रेंज चेंज होती है, तो उस स्थिति में पूरी संभावना रहती है कि आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर 65 पुराने कानून थे जिनको खत्म किया गया है, और 65 कानून ऐसे थे जहां संशोधन किया गया है, और 6 कानून ऐसे हैं जिनको संशोधित किया गया है, और 6 को खत्म किया गया है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है, 65 को संशोधित और 6 को क्या किया है, कानून को खत्म किया है। इसके लिए एक विधेयक लाया गया है पुराने कानून खत्म करने के लिए। और 5वें नंबर का हमारा कौन सा है, मणिपुर के अंदर स्टेट जीएसटी की जो कमियां थी या उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी, उन्हें इंप्रूवमेंट किया गया है। तो मणिपुर जीएसटी संशोधन द्वितीय यहाँ पर पेपर में जो है वो पास किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है ये दोनों साथ में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025, ये दो आपके दोनों को दोनों साथ में रखना है। और अनुपूरक अनुदान मतलब 2025-26 के लिए सरकार की अतिरिक्त खर्चों को मंजूरी यहाँ पर शीतकालीन सत्र, जिसकी दिनांक कब है, 1 से लेकर 19, रिपीट करो 1 से लेकर 19 तक जो है यहाँ पर आपको संसद का शीतकालीन सत्र यहाँ पर देखने को मिला है। कितने आपके विधेयक प्रस्तुत किए गए थे, टोटल 12 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से 4 नामंजूर हो गए और 8 ऐसे थे जिनको मंजूरी मिल चुकी है। बात करें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, तो हमारा वीबी जी राम जी है। सबसे पहली बात कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो जिस प्रकार मनरेगा का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, उसी प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे ये पूछ ले कि वीबी जी राम जी जो आपका विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें वी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। तो हम पूरे तरीके से इसको फुल फॉर्म में देख लेंगे। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, वीबी जी राम जी की फुल फॉर्म है विकसित भारत। वीबी का क्या है, विकसित भारत है। जी का क्या हो गया, गारंटी हो गया। तो विकसित हो गया, भारत हो गया और गारंटी होगी। उसके बाद में राम का क्या मतलब है, राम का मतलब है रोजगार एंड आजीविका मिशन। रोजगार एंड
आजीविका मिशन, और लास्ट की जो जी है उसका मतलब है ग्रामीण। तो वापस से मेरे साथ में रिपीट करो, वीबीजी राम जी की फुल फॉर्म क्या है? वी का क्या है? विकसित। बी का क्या है? भारत। जी का क्या है? गारंटी है। आर का क्या है? आर का मतलब ये हो गया रोजगार। रोजगार के साथ में क्या है? आजीविका है। एम का क्या मतलब है? मिशन। और लास्ट में हमारी जो जी है, इस जी का मतलब क्या हो गया? ग्रामीण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई क्या? एक बार हम बिना देखे रिपीट कर सकते हैं क्या? तो आपको ध्यान रखना है, विकसित भारत गारंटी, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई है। एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो गया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, क्योंकि आने वाले बहुत लंबे समय तक इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मनरेगा का 2009 के बाद में, या फिर मैं कहूँ कि 2005 के बाद में लगातार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे मनरेगा के बारे में, और कई एग्जाम में घूम फिर कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि भैया यहाँ पर वीबीजी राम जी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम डिटेल से तसल्ली से पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नोट्स आपको अवेलेबल ऑलरेडी करवा चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो आपके नोट्स में नहीं होंगी, वो भी आपको साथ में शामिल करते हुए चलना है। होता क्या है कि स्टूडेंट को यूँ लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ और वो भी पढ़ लूँ, फिर लास्ट में एग्जाम में ना तो रिवीजन हो पाता है और ना ही फिर वो उस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो आपको ध्यान रखना है, मैटर को कलेक्ट करने में कम एनर्जी लगानी है। आपने अगर एक बार किसी टीचर पर, एक बार किसी प्लेटफॉर्म पर, एक बार किसी कंटेंट पर अगर विश्वास कर लिया है, तो आपको करना क्या है? उसी को बार बार पढ़ना है। अब मान लो आपको 5 क्वेश्चन नए भी मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दिसंबर का करंट अफेयर आपने यहाँ से पढ़ा है, और आपको लग रहा है कि यार ये 5 लाइन मेरे को नहीं मिली है, तो वो 5 लाइन यहाँ पर ऐड कर लो। जैसे अगर आपको प्रत्येक महीने के 20 नोट्स मिल रहे हैं, 20 पेज के नोट्स मिल रहे हैं, 25 पेज के नोट्स मिल रहे हैं, आपको करना क्या है कि उन नोट्स के नीचे ही एक नया पेज लगा लेना है। अगर आपको, वैसे तो हम ऐड ऑन कर ही रहे हैं, वैसे तो हमारी तरफ से ये लग रहा है कि भैया जितने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी ऐड हो गई, फिर भी आपको लगता है कि यार ये सर से छूट गई, आप वो एक पेज की एक लाइन लिख लो ना, बजाय आप इधर उधर कह रहे ना कि जहर खाए उंदरो भागा ना वे कौन करना है। ठीक है, चले आगे। अब वीबी जी राम जी के बारे में अगर हम बात करें, तो यह आपको ध्यान रखना है, मनरेगा जो हमारा पुराना कानून था उसको रिप्लेस किया है, उसको प्रतिस्थापित किया गया है। और अगर मंजूरी की बात करें कि भैया कब लागू हुआ, कब राज्यसभा में पेश हुआ, कब विधान आपकी जो लोकसभा में पेश हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसे लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में 18 दिसंबर 2025 को पेश किया गया। फिर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आपको ध्यान रखना है 19 दिसंबर 2025 को ये राज्यसभा में पेश किया गया, और इसके एक दिन के गैप में 18 और 19 लोकसभा राज्यसभा में हुआ, और 21 तारीख को, 21 दिसंबर को यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति इस अधिनियम को मिल गई, और ये कानून के रूप में जो है वो पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया इसे मनरेगा के स्थान पर लागू किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम मनरेगा भी देख लेते हैं, क्योंकि जो लंबे समय से देख रहे हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा मनरेगा क्या है, किस प्रकार काम करता है। परंतु जो नए साथी हैं, जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए ना मनरेगा क्या है। ठीक है, और जिनको पता है उनको वेल एंड गुड है, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो मैं मनरेगा मनरेगा कर रहा हूँ, उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि हमने विकसित भारत जी राम जी के बारे में पढ़ा, तो वहाँ हमने फुल फॉर्म देखी है, उसी प्रकार हमें मनरेगा की देखनी है। तो एम जी का मतलब है महात्मा गांधी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या अधिनियम 2005। ठीक है, 5 का याद नहीं रखना है, पर यह ध्यान रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है मनरेगा की फुल फॉर्म है। अब इस फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है कि यह जो योजना थी, यह जो आपका कानून था, ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और रूरल जो लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, उनको गारंटी के साथ में रोजगार मुहैया करवाने के लिए तैयार किया गया था। तो इसी प्रकार से संचालित किया गया कि लोगों को रोजगार मिले, और जो रोजगार मिल रहा है उससे हम क्या करें, ग्रामीण परिवेश की जितनी भी काम है, ग्रामीण परिवेश के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत सुविधाएं हैं, उनको विकसित करने का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसे लागू कब किया गया? तो ध्यान रखना कि हम ए से एक्ट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर ए है, ए से यहाँ पर एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कोई ना कोई विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया होगा। तो 2005 में हमने नरेगा के नाम से, किस नाम से? नरेगा के नाम से हमने एक विधेयक पास किया गया। अब महात्मा गांधी हटा दो, वो इसकी फुल फॉर्म हो गई, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो है वो जारी किया गया। इसमें पारित होने के बाद में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 जिलों के अंदर, देश भर में 200 जिलों के अंदर
2006 है। तो 2006 के अंदर देश भर के 200 जिलों के अंदर इसे लागू किया गया। इसलिए जिस प्रकार आप कोचिंग संस्थान में जाते हो और वहाँ पर आप ये कहते हो कि सर एक बार डेमो दे के देखते हैं 2-3 दिन, और आपकी जो फैकल्टीज़ हैं उनके बारे में हम देख लेंगे कि कैसा क्या पढ़ाते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो क्या हमें भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हमारी जो ट्यूनिंग है टीचर के साथ में वो बैठ रही है या नहीं बैठ रही। ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि भैया हम इसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट को हम जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने वाले हैं, और देश भर के 200 जिलों में हम लागू करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार का इफेक्ट यहाँ पर रहता है। और जाहिर सी बात है योजना अच्छी थी, तो इस कारण से यहाँ पर जो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। इस कारण से इसे 2006 में हमने जो 200 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको स्टार्ट किया था, उसी की तर्ज पर अब हम पूरे देश के अंदर 2008 में संपूर्ण भारत के अंदर इसे लागू कर दिया। 2008 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। और वर्ष 2009 में ये नरेगा जो थी, ये जो नरेगा थी उसे हमने क्या किया, एमजी मतलब महात्मा गांधी जी के नाम पर जो है वो समर्पित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसका नाम पहली बार चेंज हुआ है, इसका नाम 2005 में नरेगा रखा गया था, और 2006 से 8 से विभिन्न क्रम से गुजरते गुजरते 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, मनरेगा कर दिया गया है। अब बेसिकली अगर हम एक लाइन में कहें तो यहाँ पर होता क्या था कि आपको प्रत्येक वर्ष 100 दिनों की, मतलब 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, और इसमें से 100 दिन आपको गारंटी के साथ में रोजगार दिया जाएगा। ये इसका कंसेप्ट था। अब क्योंकि रोजगार देना है, रोजगार का मतलब है कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा, तो वो काम जो है हम ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए काम करवाएंगे। मान लो किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा गया कि भैया बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। और जहां आप निवास कर रहे हो, जिस ग्राम पंचायत में, जिस गांव में, जिस ग्रामीण परिवेश में आप निवास कर रहे हो, उसी के आसपास के क्षेत्र के अंदर ही आपको रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई थी। पर ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं पर रोजगार दिवस सर्जन हो जाए या फिर काम वहाँ पर मिल जाए। तो कहीं ऐसी स्थिति आती है कि आपके आसपास में काम की अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता नहीं है, और आपको अगर उस क्षेत्र से बाहर जाकर काम देना पड़ रहा है, तो हम क्या करते थे, कुछ अलाउंस भी देते थे। हम का मतलब है सरकार ऐसा प्रावधान करके रख रखे थे कि भैया 100, अगर आपको 100 दिन का आसपास में काम नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आपको काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है या सरकार कुछ दूरी पर उपलब्ध करा रही है, तो आपको आने जाने का किराया वगैरह, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। काम आपको नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी बता दिया जाएगा। अब ये काम की पूरी रूपरेखा जो है वो आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा निर्धारित की जाती थी। ग्राम पंचायत ये निर्धारित करती थी कि कौन कौन से काम मनरेगा के तहत किए जाएंगे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर केंद्र के अंदर जो है वो ग्राम पंचायत रहती थी, केंद्रीय भूमिका जो है वो ग्राम पंचायत की यहाँ पर रहती थी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है मनरेगा था। बाकी हम तुलनात्मक रूप से, निश्चित रूप से इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि हम ये जरूर देखेंगे कि भैया वीबीजी राम जी और इसमें क्या क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है। अब दूसरी बात, जब मनरेगा चली रही थी तो सरकार को कहाँ जरूरत पड़ी कि भैया इसको जो है हम चेंज कर दें या फिर इसकी जगह पर कुछ नया लेके आए। तो होता क्या है, देखो लंबे समय तक योजना चल रही थी, तो इसमें कुछ लूप होल थे, और उस लूप होल के चलते हुआ क्या कि भैया जो कुछ लोग हैं वो फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनाने थे। यहाँ पर जब कोचिंग में जाते हो, जब आप स्कूल में जाते हो, या फिर जब आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको एक आईडी देते हैं, है ना, कार्ड देते हैं। जिस प्रकार, उसी प्रकार यहाँ पर आपको जब जॉब मिलती थी तो उसका जॉब कार्ड बनता था। उस जॉब की कार्ड की वैलिडिटी होती थी 5 साल। अब मान के चलो किसी व्यक्ति ने एक बार में अगर ऐसी स्थिति आ गई कि वो फर्जीवाड़े तरीके से, गलत तरीके से, फ्रॉडरी करके और गलत कार्ड बना लिया, तो 5 साल तक वो उसका पेमेंट आता रहता था। और दूसरी कहानी, पहले की स्थिति ये थी कि पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर पेमेंट मिलता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति का आधार पैन कार्ड लिंक है अकाउंट के साथ में तो वो ऑनलाइन लेता था। कुछ साथी ऐसे थे, कुछ मतलब कर्मचारी या फिर मान लो कि नरेगा मजदूर ऐसे थे जो कि ये कहते थे कि सर हमारा तो कार्ड ही नहीं बना हुआ, आधार कार्ड नहीं है, खाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प, एक ऑप्शन हमारे पास में था कि हम ऑफलाइन पेमेंट भी दे देते थे। तो होता क्या है, ऑफलाइन पेमेंट में इतनी ट्रैकिंग आसानी से हो नहीं पाती, तो कुछ लूप होल थे, उनके चलते अब क्या हुआ है, अब जो है वो केंद्र सरकार ने इसके जगह पर वीबीजी राम जी, मतलब विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके तहत जो है वो नया कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट पीआईबी से आ रहे हैं,
वो डायरेक्ट आपके न्यूज़पेपर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पीआईबी के। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जहाँ से ये योजना संचालित होती है, जो कि यहाँ पर नोडल एजेंसी का काम करती है इस योजना के लिए। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ना है। ये चीज़ें हो सकता है आपकी नोट्स में नहीं मिले, पर आपको ऐड ऑन करते हुए चलना है। यही फ़ायदा है क्लास लेने का। हो सकता है आपको लगे कि मैं डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ लूँ, पर वहाँ पर केवल टू द पॉइंट चीज़ें होंगी। यहाँ पर आस अगर कोई पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास की चीज़ें भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखें, देखो विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025, इसमें पीआईबी में ये कहा गया है कि भैया मोटा मोटी विकसित भारत जी राम जी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये हमारा विकसित भारत जी राम जी है, इसके अंदर जो केंद्रीय भूमिका रहेगी वो ये रहेगी कि हम 2047 तक विकसित भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले हैं। ठीक है, 2047 तक हम क्या करेंगे, विकसित भारत बना ही देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया हम क्या करेंगे 125 दिन का हम क्या करने वाले हैं, रोजगार देने वाले, जो पहले कितने था, 100 दिन का था। फिर हम बात करते हैं कि 4 प्रायोरिटी एरिया रखें। मनरेगा में ये स्थिति आती थी कि पर्टिकुलर कोई काम डिफाइन नहीं था, तो ग्राम पंचायत को लगता वही काम यहाँ पर करवा लेती थी। जो ग्राम पंचायत को लगता वही काम क्या होता था, यहाँ पर करवा लिया जाता था। अब हमने क्या किया, अब हमने प्रायोरिटी डिसाइड की है। अब हमने प्रायोरिटी डिसाइड की है, भैया ये काम हम कराएंगे, जिसमें से मुख्य रूप से हम 4 काम करवाने वाले हैं। जिसमें पहला है वाटर सिक्योरिटी, मतलब जलीय सुरक्षा को लेकर हम काम कराएंगे। दूसरी है लाइवलीहुड या आजीविका को लेकर हम काम कराएंगे। तीसरा हमारा है जो ग्रामीण या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और चौथी हमारी है क्लाइमेट रेजिलेंस, मतलब जलवायु की अनुकूलता के लिए हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि अब हम क्या करेंगे, पहले जो है वो लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब पहले स्थिति ये होती थी कि जो आपकी ग्राम पंचायत ने कह दिया वही जो है वो काम होता था। अब ये कहा गया कि भैया प्लानिंग तो वहीं से होगी, पर अब जो है वो केंद्र सरकार का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, केंद्र सरकार का भी जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले जो है वो कोई भी विंडोज नहीं होती थी, पहले कोई भी पॉज विंडो नहीं होती थी, मतलब पूरे साल नरेगा का काम चलता था। होता क्या है इस स्थिति में, अब देखो एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, नरेगा में आपको भी पता है मेरे को भी पता है किस प्रकार का काम होता है ना। आदमी बैठ जाता है टाइम पास करके सुबह से शाम को और वापस आ जाता है। होता क्या है कि जब एग्रीकल्चर का समय आता है, जब मतलब खेती की कटाई का बुआई का, उस टाइम लोगों को खेत के अंदर मजदूर नहीं मिलते और उधर आराम से बैठे हैं, लेबर की कमी होती है। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार को ये छूट दी गई है कि अपने राज्य के अंदर वो किसी भी 60 दिन को पॉज विंडो के रूप में जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। तब 365 दिन का आपका टाइम है, उसमें से 100 दिन का आपको 125 दिन का रोजगार देना है, उसमें से भी आपको ध्यान रखना है 60 दिन का आप पॉज विंडो दे सकते हो। मतलब ऐसा कोई समय डिफाइन कर सकते हो जहाँ नरेगा के काम या जो वीबी जी राम जी के काम है वो नहीं चलेंगे। अब होगा क्या, वहां से वो एम्प्लॉय हट गए, वहां से वो जो है मजदूर हट गए, तो वो आके क्या करेंगे, खेत में काम कर लेंगे बेसिकली। ये ध्यान रखना, चाहे मनरेगा है चाहे वीबी जी राम जी है, ये अनस्किल्ड लोग, ऐसे लोग जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, तो मजदूरी का ही काम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए है। अगर कोई स्किल्ड आदमी है तो वो मनरेगा में क्यों जाएगा, अक्सर अगर कोई स्किल्ड आदमी है तो वीबी जी राम जी में क्यों जाएगा। अगर कोई मान लो प्लम्बर है वो प्लम्बिंग का काम करेगा, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, अगर मान लो मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर का काम करूंगा, वहाँ पे मनरेगा में खाई क्यों खोदूंगा। तो बेसिकली ये काम जो है वो, ये योजना, चाहे दोनों ही योजना मान लो, ये अनस्किल्ड लोगों के लिए करते हैं, जो कि अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए करती है। ठीक है, और क्या कहा गया, और ये कहा गया कि भैया हम क्या करेंगे, अब फाइनेंस से संबंधित जो है वो यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया किया गया है। पहले इतना कुछ खास डिफाइन नहीं था और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होती थी मनरेगा के अंदर। अब राज्य सरकार का भी रोल जो है इसमें डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी रहेगी। स्ट्रॉन्ग क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम क्या क्या प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग हम करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब आपने कई बार देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम से फोटो लेते हैं या कई बार जियो स्टैटिस्टिकल चीज़ें लेते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है कि कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लेटीट्यूड है, मतलब कितनी अक्षांशीय रेखा पर यहाँ पर स्थिति हो रही है, कितनी देशांतर रेखा का यहाँ पर मिलन हो रहा है। इससे होगा क्या, कई बार ये स्थिति बन जाती है नरेगा के अंदर कि भैया फ्रॉड हो जाता है, जैसे टॉयलेट बन रहा है अपने रुपए से और आप नरेगा के रुपए उठा रहे हो,
या पहले से बना हुआ कोई निर्माण कार्य है उसके बजट उठा रहे हो, तो ऐसे फ्रॉड होते थे। अब होता क्या है, फोटो बाकायदा अपलोड होगी और उस फोटो के अंदर लोकेशन यहाँ पर नजर आएगी कि किस लोकेशन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और उसका आप भौतिक सत्यापन कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। और प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर होगा, मतलब आपको जो है अब एक तो ध्यान रखना, जितनी भी आपकी हाजिरी वाला जो रजिस्टर वगैरह है ना, रोस्टर आपका होगा, तो मस्टर रोल जिसे बोलते हैं ना, रजिस्टर है ना हाजिरी वाले, वो सारे के सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। मतलब पब्लिक देख पाएगी कोई कौन कर्मचारी काम कर रहा है, कितने दिन से कर रहा है, उसे कितना रोजगार मिल चुका है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्टिव तरीके से हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि भैया हम पूरी सामाजिक यहाँ पर सोशल ऑडिट हम यहाँ पर करने वाले हैं, सामाजिक अंकेक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ट्रांसपेरेंसी को पहले की तुलना में हम यहाँ पर बढ़ावा देंगे। और क्या कहा गया कि भैया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि भैया स्पॉन पूरा तरीके से जो है वो डिफाइन किया गया है। चीज़ें क्या डिफाइन की गई हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट आपके स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, मतलब उत्तर पूर्वी जो आपके राज्य हैं, और इसके साथ साथ में जो हिमालयन क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों के अंदर जो वित्त पोषण होगा, जो फाइनेंशियली जो चीज़ें मिलेंगी, वो आपको ध्यान रखना है। उसमें 100 रुपये में आपको ध्यान रखना है कि भैया 90 रुपये तो देगी केंद्र सरकार। अब 100 में से 90 तो केंद्र सरकार दे रही है, और 10 रुपये कौन देगा, आपकी जो रीजनल या फिर राज्य सरकार है वो देने वाली है। तो अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ स्टेट और हिमालयन स्टेट के अंदर रेशियो क्या रहने वाला है, तो आपको ध्यान रखना 90-10 का रहने वाला है। कितना रहेगा, 90-10 का रहने वाला है। फिर आपसे अगर पूछे अदर स्टेट में क्या कंडीशन रहेगी, तो अदर स्टेट में आपको ध्यान रखना है कि अदर स्टेट के अंदर जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 60-40 का। मतलब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में क्या रेशियो है, तो राजस्थान में 60-40 है, महाराष्ट्र में 60-40 है। इसके अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति ये रहेगी कि 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, या खर्चा जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे स्टेट, सॉरी ऐसे यूटी या फिर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर असेंबली नहीं है, या फिर जहाँ पर आपकी जो है वो विधायिका नहीं है, वहाँ पर 100%, वहाँ पर 100% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा खर्चा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और क्या कहा गया है, ये चीज़ें आपको और देख लेना कि यदि मान लो मैंने ये कहा कि भैया आपको एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, एक दिन में 125 दिन का उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर मान के चलो कि 125 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, या फिर डिले किया जा रहा है काम के अंदर, तो ऐसी स्थिति में जितना भी फाइन लगता है, जितनी भी पेनल्टी लगती है, जितनी भी लापरवाही के चलते कार्रवाई होती है, उसके लिए पूर्ण रूप से कौन दोषी रहेगा, राज्य सरकार रहेगी। पूर्ण रूप से कौन दोषी रहेगा, राज्य सरकार रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हो सकता है आपको ये नोट्स में नहीं देखने को मिले, आपकी जो एप्लीकेशन में नोट्स हैं, तो आपको इनको अपडेट कर लेना है साथ में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भैया विकसित भारत कैसे बेहतर है मनरेगा से, या कौन कौन सी मनरेगा में कमी थी जिनको यहाँ पर सुधारा गया है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको कितने दिन के रोजगार मिल रहा था मनरेगा में, 100 दिन का, जबकि आपको विकसित भारत में कितना मिल रहा है, 125 दिन का मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी कैटेगरी डिसाइड नहीं थी काम की, जबकि हमने यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरी आपकी डिसाइड की गई हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बता दिया भैया। सबसे पहले वाटर सिक्योरिटी का है, फिर हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, फिर हम बात करते हैं आजीविका या फिर लवली लाइवलीहुड का है, या क्लाइमेट चेंज का है। 4 प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या कहा गया कि भैया पहले होता क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर भाग यहाँ पर स्पॉन्सर करती थी, और अब क्या हो गया है, 60-40 का रेशियो रखा है सामान्य के अंदर, 90-10 का रखा है जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं वो, और हिमालयन क्षेत्र हैं वहाँ पर, और बाकी जो 100% है वो आपको मैंने बता ही दिया कि जहाँ कोई विधायिका काम नहीं कर रही है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में 100% वित्तीय पोषण किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पॉज विंडो नहीं था मनरेगा में, यहाँ पॉज विंडो जो है वो आपका रखा गया है, और धारा 6 के तहत यहाँ पर क्या किया गया है, पॉज विंडो रखा गया है। धारा 6 किसकी है, वीबी जी राम जी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो आपका कानून पारित किया गया है उसके।
ठीक है, डिमांड और फंडिंग यहाँ पर थी, और यहाँ मतलब जितनी मांग होती थी उतना रुपया मिल जाता था। यहाँ पर पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कितना बजट यहाँ पर इस योजना में लागू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल जो पोजीशन थी वो किसकी है, ग्राम पंचायत की थी। पर और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब सुधार किए गए हैं तो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर कवरेज किया गया है, मतलब एक पूरा जो है संरचनात्मक ढांचा बनाया जाएगा इसको मॉनिटर करने के लिए, इसे संचालित करने के लिए। ठीक है, अब और अगर क्लियर तरीके से हम देखें तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वीबीजी राम जी है, इसमें 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। किस धारा के तहत, तो धारा 5(2) के तहत। फिर मैंने आपको 4 क्षेत्र बता दिए कौन कौन से हैं। जल सुरक्षा है, इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ में ध्यान रखना है आजीविका है, लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, और जलवायु अनुकूलन की यहाँ पर बात की जाएगी। अनुपात मैंने बताया कि सामान्य स्टेट, सामान्य केंद्र शासित प्रदेश में 60-40 का है। अगर आप बात करते हो विशेष परिस्थिति वाले, जैसे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वाले जो स्टेट हैं, मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो, और पूर्वोत्तर राज्य जो है वो हो गए, और आपका जो है वो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र कौन सा हो गया, आपका जम्मू कश्मीर है, और हिमाचल है, और उत्तराखंड है। इस क्षेत्र को आपको ध्यान रखना है कि 90-10 का रेशियो रहेगा। और बाकी के जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधायिका नहीं है, वहाँ पर प्रतिशत कितना रहेगा, 100% केंद्र सरकार द्वारा रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करें मनरेगा में। पहली ये स्थिति होती थी, मनरेगा में पहले ये स्थिति होती थी कि डाउन टू टॉप, मतलब आप अगर कोई काम करना चाहते हो, ऐसी कंडीशन में आपको ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव बनाना होता था, फिर वो जिला स्तर पर जाती थी, राज्य स्तर पर जाती थी, और फिर केंद्र सरकार से उसको मंजूरी मिलती थी, बजट आता था और फिर काम होता था। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती थी। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि जिस क्षेत्र के अधिकारी ज्यादा मजबूत थे, या जिस क्षेत्र के ज्यादा चालाक थे, या फिर काम करने में तेज थे, वहां पर फंडिंग ज्यादा हो जाती है। मान लो तमिलनाडु है, वहां के आईएएस है, वहां के एक्टिव ज्यादा है, और वहां पे अगर सरकार फेवरेबल है, दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसी कंडीशन में होता ये था कि वहां पर फंडिंग ज्यादा होती थी, जल्दी होती थी। अब मान लो कोई बीमारू राज्य है, और वहां पर अगर प्रॉपर तरीके से अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां फंडिंग कम मिलती थी। तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए अब क्या कहा कि केंद्र सरकार ये देखेगी किस राज्य को कितनी आवश्यकता है, और फिर हम अपने आप से बजट अलोकेट वहां पर कर देंगे। तो अब जो है वो अप्रोच रहेगी वीबी राम जी के अंदर, ध्यान रखना अप्रोच जो रहने वाली है वो टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन अप्रोच यहाँ पर रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मनरेगा में कार्ड की जो वैलिडिटी थी वो 5 साल की थी, अब उसे घटाकर कितना कर दिया है, 3 साल का। ठीक है, और प्रशासनिक व्यय जो पहले 6% का था, उसे घटाकर कितना कर दिया है, 9% कर दिया है। ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। प्रशासनिक व्यय का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की नियुक्ति करना है, वहाँ पर जो प्रशासन से संबंधित जो खर्चे हैं वो करने हैं, तो उनकी 6% थी, और उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 9% कर दिया है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि जो पॉज विंडो है वो 60 दिन की रखी है। कौन सी धारा के तहत रखी है, तो धारा 6 के तहत। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर जो है मनरेगा में कोई अप्रत्याशित आवंटन था, कोई फिक्स नहीं था कि इतना अमाउंट आपको खर्च करना है, या इस योजना के लिए इतना आवंटन किया गया है। अब वो लगभग राशि जो है वो अनुमानित की गई है 1.51 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पर मुख्य भूमिका ग्राम पंचायत की रहती थी। उधर आपको ध्यान रखना है संस्थागत आपको चीजें देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल या फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होते हुए देखने को मिलने वाला है। फिर हम बात करें दैनिक मजदूरी जो मिलती है वो किस प्रकार से मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही काम खत्म होता है, जैसे ही काम खत्म होता है तो ये कहा जाता है कि भैया तुरंत आपका पेमेंट लेके जाओ। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो तुरंत नहीं मिल रहा है तो अधिकतम कितना समय तक रख सकते हैं। तो जैसे ही आज काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर, खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो काम यहाँ पर पेमेंट मिल जाना चाहिए। काम खत्म होने के 15 दिन के भीतर भीतर क्या होना चाहिए, आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। और ऐसा कहाँ कहा गया है, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी धारा संख्या 5(3) के अंदर, उसकी धारा संख्या 5(3) के अंदर ऐसा कहा गया है। तो 5(2) में क्या कहा गया कि 125 दिन का हम क्या करेंगे, रोजगार वो दे देंगे आपको। 5(3) में क्या कहा गया, तो दैनिक मजदूरी के बारे में कहा गया है। शायद के अंदर क्या कहा गया कि 60 दिन का हम क्या करने वाले हैं, पॉज विंडो रखने वाले हैं। यहाँ तक स्थिति क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे हिसाब से मनरेगा वाला पोर्शन आपको कंप्लीट हो गया होगा। मेरे हिसाब से आपको वीबीजी राम जी जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इनमें क्या क्या अंतर है तुलनात्मक रूप से, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको जो है वो क्लियर हो गई हो। चलें आगे। अब जो मैंने 8 बताए थे उसमें से 7 विधेयक आपके बचे हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, मणिपुर से संबंधित है।
ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि लोकसभा में 1 तारीख को और राज्यसभा में 2 तारीख को इसको पारित किया गया है। और क्या ध्यान रखना है कि भैया ये क्या करेगा, मणिपुर राज्य में स्टेट जीएसटी, राज्य का जो वस्तु एवं सेवा कर है उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए संशोधन किए गए हैं। ना तो अपन मणिपुर में रहते हैं और ना ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इतना ही ध्यान रखना। मणिपुर वस्तु सेवा जीएसटी जो कर है उसमें संशोधन किया गया है, दूसरा नंबर का संशोधन है। 1 तारीख को इसको राज्य आपके लोकसभा में और 2 तारीख को राज्यसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हमारी वित्तीय मंत्री महोदया के द्वारा इसे पेश किया गया। फिर हम देखते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा। देखो, दो अधिनियम है, एक तो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा और एक है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इन दोनों को मिक्स मत करना। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये बेसिकली पान मसाला से ले, अभी हाल फिलहाल में ये कहा गया है कि देखो इसको हम लागू किस पे करेंगे, पान मसाला पे। इसको हम लागू किस पे करेंगे, पान मसाला पे करेंगे। पर भविष्य में केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत और अन्य चीजों को और अन्य वस्तुओं को शामिल कर सकती है। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025, इसमें हमने ये कहा कि जो पान मसाला है उस पे हम क्या लगाएंगे, सेस टैक्स लगाएंगे, सेस टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, इसको सेस को ऐसे समझो, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेस टैक्स। जैसे एडिशनल चार्ज भी बोल देते हैं, एडिशनल टैक्स भी बोल देते हैं। अब इसमें और सामान्य टैक्स में क्या फ़र्क है? अगर मान के चलो कि मैं टैक्स ले रहा हूँ नॉर्मल, तो सामान्य टैक्स है, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर उन पे हम कोई टैक्स लेते हैं और अगर कोई टैक्स ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई इनकम टैक्स हमें मिलता है, मतलब सरकार को मिलता है, तो सरकार उसका इस्तेमाल सड़क के लिए कर सकती है, सरकार उसका इस्तेमाल किसी भी डिजास्टर के लिए कर सकती है, सरकार उसका इस्तेमाल किसी छात्रवृत्ति के लिए कर सकती है। कुल मिलाकर उसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। तो राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्र हैं उनके अंदर से। सेस टैक्स का मतलब ये हो गया कि जहाँ से आप वसूली कर रहे हो ना, जिस भी क्षेत्र से आप वसूली कर रहे हो, उसी क्षेत्र के अंदर ही वो वापस लागू होगा। जैसे सेस टैक्स सफाई के लिए लिया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेस टैक्स की वसूली होती है। तो उसका इस्तेमाल आप ऐसे नहीं है कि स्वच्छ भारत के तहत आपने सेस टैक्स लिया और आप रोड बना रहे हो, नहीं बना सकते। स्वच्छता के लिए ही आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलें आगे। आ गई चीजें समझ में आपको? अगर मैं पूछूं कि स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके तहत किसको शामिल किया गया है, तो ये कहा गया कि अभी तो हम पान मसाला पे लागू कर रहे हैं, परंतु भविष्य में हम क्या करेंगे, भविष्य में हम जो है वो अन्य चीज़ों को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं को जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पर शामिल कर सकती है। और यहाँ से जितनी भी राशि वसूली जाएगी स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर, जितनी भी राशि वसूली जाएगी उस सारी की सारी राशि को हम जो भारत सरकार की संचित निधि है उसके अंदर जमा करा देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन 2025, ये आपको ध्यान रखना है तंबाकू के लिए। और तंबाकू को दो श्रेणी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी आपकी अनिर्मित तंबाकू के लिए है, मतलब ऐसा तंबाकू जो कि रेडी टू यूज नहीं है, जिसका हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, कच्चा जो तंबाकू है, जिस पर पहले शुल्क 64% था। पहले कितना था? 64% था। अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, उसकी सीमा 70% निर्धारित की गई। तो पहले कितना था? 64%। अब उसे बढ़ाकर 70% कर दिया है। दूसरी कंडीशन कि भैया जो सिगरेट है, जो आपकी सिगार हैं, पाइप हैं और जो आपके हुक्का हैं, उन पे ये कहा गया है कि पहले शुल्क कितना लगता था? 60%। उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? 325% कर दिया है। मतलब मान के चलो कि अगर कोई सिगरेट है उसकी प्राइस 100 रुपये है, मान लो कि किसी सिगरेट की प्राइस 100 रुपये थी, तो उस पर शुल्क कितना लगता था? 60। तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 160 हो गई। अब स्थिति ऐसी है कि अगर मान लो उसकी कीमत 100 थी, तो अब उसके अंदर 325% टैक्स लग रहा है, कि टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 425% या 425 रुपये होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बात है तो पान मसाला है। अगर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन 2025 की, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि भैया ये जो है ये लागू होगा अभी तंबाकू के ऊपर। तंबाकू को दो श्रेणियां हैं, में एक तो अनिर्मित है जिसको 64% से बढ़ाकर हमने कितना 70% कर दिया है। और स्मोकिंग वाले में ध्यान रखना, जो मिक्सर है, मतलब पाइप है, हुक्का है, आपकी सिगरेट है, बीड़ी है, तो इन सभी मामलों में ध्यान रखना जो रेडी टू यूज है उनमें 325% हमने जो है वो टैक्स लगा दिया है। आ गई बात समझ में? एक चीज और ध्यान रखना, तो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 है,
ये किसकी जगह पर लागू किया गया है? तो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेगा। कब करेगा? 31 मार्च तक तो ये जीएसटी वाला है और 1 अप्रैल को हम इसको क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 1 अप्रैल से ये जो है वो लागू हो जाएगा। अभी तक हम जो है वो 3 आपके विधेयक पढ़ चुके हैं। चौथा विधेयक आपका आता है इंश्योरेंस बिल से संबंधित। मुख्य रूप से आपको 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो हमारा टारगेट ये है कि 2047 तक भारत के जितने भी नागरिक हैं, 140 करोड़ देशवासी हैं, भविष्य में बढ़ भी जाएँगे, वो सभी जो है वो भारतीय जितने भी नागरिक हैं वो सारे के सारे इंश्योरेंस से कवरेज रहे। तो बीमा जो है वो वहाँ से जो है वो बीमा सभी की होनी चाहिए। अगर किसी को कुछ होता है तो कवरेज एटलीस्ट उनके पास में रहे, क्लेम वो कर सके। तो इस अधिनियम के साथ में एक टैगलाइन दी गई है और वो टैगलाइन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, मतलब 2047 तक हम सभी के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल करवा दें। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने आपको बताई कि मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। एक तो आपको इंश्योरेंस क्लेम सभी लोगों को 2047 तक उपलब्ध कराएँगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम इन शॉर्ट एफडीआई बोलते हैं, इसकी सीमा पहले 74% थी। मतलब अगर कोई विदेश की कंपनी है और उसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस इन्वेस्टमेंट की जो अधिकतम सीमा थी वो 74% थी। मतलब इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर, बीमा क्षेत्र के अंदर अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट टोटल हो रहा है तो 74% अधिकतम बाहर के लोग कर सकते थे। अब उसे जो है वो 100% कर दिया है। मतलब 100 का 100% जो है वो आपका क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। इसे आप ध्यान रखना है, पहले कितने था? 74 था, अब कितना है? 100%। और क्या कहा गया? तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भैया बैंक है, बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जिस प्रकार टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? ट्राई करती है ना। और जिस प्रकार से जो है मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट को भारत में कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई करती है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है? IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1999 के अधिनियम से संचालित होती है। ठीक है। अब उसे क्या किया गया है? और मजबूत किया गया है। उसे क्या किया गया है? और मजबूत किया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी। एलआईसी जो है वो, मतलब अपना जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएगी। ये बाहर भी जो है वो लोगों के पास में जा पाएगी, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ के लोग बाहर जाने का यहाँ पर चीज़ें जो है वो अवसर रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में इसे कब मंजूरी मिली? 16 को। राज्यसभा में 17 को मिली। ठीक है। इसके तहत ध्यान रखना है, 3 अधिनियम के अंदर 3 मुख्य रूप से पूर्व के कानूनों में चेंज किया गया है, जिसमें एक तो आपका बीमा अधिनियम 1938 का है, एलआईसी अधिनियम 1956 का है, और IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम 1999। इन तीनों अधिनियमों में कुछ कुछ चेंज किया गया है। ठीक है। एफडीए का मैंने बता दिया, पहले 74 था और इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोनों ध्यान रखने हैं आपको, पहले कितना था? 74, और अब इसे अब कितना कर दिया गया है? 100%। अच्छा, पहले ये स्थिति थी कि अगर कोई विदेशी कंपनी है और वो भारत में अगर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि भैया आप कम से कम 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का अपने पास में स्टॉक रखो। कल को ऐसा नहीं हो कि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम लोगों से ले लेके जा रहे हो, दो दो 5,000 5,000 रुपए कलेक्ट किए पूरे भारत से, फिर गायब हो गए। ऐसा नहीं है। वहाँ कहा गया कि आपके पास में मिनिमम इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए। कितना था? 5,000 करोड़ रुपए का। कितना था? 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट था, जिसे अब घटाकर कितना कर दिया गया है? 1,000 करोड़ रुपए का। मतलब 4,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर छूट दे दी गई है। मतलब जो विदेशी कंपनी है उनको कुल मिलाकर यहाँ पर और ज़्यादा आसानी हो गई है अपना व्यापार भारत में प्रसारित करने के लिए। ठीक है। शेयर हस्तांतरण जो पूंजी थी उसे 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। जागरूकता के लिए ये कहा गया कि पॉलिसी धारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और एक हमारा अधिनियम है डीपीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। इसके तहत जितने भी डाटा होंगे, जैसे मान लो इंश्योरेंस में आप अपना नाम डालते हो, आधार का नंबर डालते हो, आपका पैन कार्ड डालते हो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीपीडीपी मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के तहत क्या किए जाएंगे? सुरक्षित रखे जाएंगे। और ऐसा रखना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। और क्या कहा गया? और ये कहा गया कि भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, IRDAI है, उसे ये कहा गया कि अनुचित जो भी लाभ है,
अनुचित जो भी लाभ है, जैसे किसी के इंश्योरेंस का क्लेम उठना है और कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर गलत आप सूचना देते हो, गलत तरीके से अगर क्लेम उठाते हो, तो वसूली अब करना और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसा अधिकार किसे दिया गया है, तो IRDAI को दिया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट हमारा विधेयक आता है शांति विधेयक। शांति विधेयक में ध्यान रखना है फुल फॉर्म। तो शांति की फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना, 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगी। लोकसभा के अंदर 17, राज्यसभा के अंदर 18 दिसंबर और राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो 21 दिसंबर को मिली। ठीक है, इस विधेयक के तहत ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और आपका नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त यहाँ पर किया गया है। भारत सरकार ने टारगेट क्या रखा है? इस अधिनियम की जब प्रस्तुतिकरण हो रहा था उस समय ये बताया गया कि भारत सरकार ने कहा है कि 2047 तक हम क्या करेंगे, 2047 तक हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने का टारगेट रखेंगे। कितने गीगावाट का? 100 गीगावाट का परमाणु उत्पादन का हम यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर निजी कंपनियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए शांति विधेयक 2025 पारित किया गया था। अब मेरे साथ में एक बार बोलो कि भैया शांति की फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वापस से बोलना, बोलना है मन से, आवाज नहीं, मन मन में नहीं बोलना है, बाहर बोलना चाहिए, पास आड़ोस पड़ोस के लोगों को सुनना चाहिए कि यार क्या बोलने लग गया अचानक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये कुछ इस यहाँ पर जानकारी दे रखी है AIR के द्वारा, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधेयक का उद्देश्य क्या है कि परमाणु ऊर्जा कानूनों में ऐतिहासिक सुधार करना। कौन कौन से विधेयक हैं जिनमें चेंज किया है? तो 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम है और 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, जिसे हम CLAND बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया कि भैया यहाँ पर क्या कहा है कि पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रशस्त किया गया है। और क्या कहा कि भैया जो हमारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। मतलब अब ये क्या होगा, कानूनी संस्था के रूप में मान्यता इसे मिल गई है। ठीक है, और आप देख लो कि भैया इसमें लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी आधुनिक प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा 2047 तक। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दोनों टारगेट हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भैया हम 2047 तक विकसित भारत करेंगे और 2070 तक हम नेट जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? और क्या है, ये चीज़ें हम बात कर ही चुके हैं। NPCIL जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार का जो उपक्रम है, उसकी एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, निजी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। और अब ये कहा गया है कि जो मान लो कोई दुर्घटना हो जाती थी तो पहले स्थिति ये होती थी कि जो आपूर्ति करता है, तो सप्लायर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अब केवल जो ऑपरेटर होगा, संचालक होगा, उसकी ही उत्तरदायित्वता बनेगी। ये कोई खास नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखना कि AERB मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसे अब वैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, चले आगे। आप सभी को पता है कि जनगणना अभी चालू होने वाली है, जनगणना का काफ़ी चर्चा चल रही है। सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि ये भारत की कुल मिलाकर अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उसमें कौन से नंबर की जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है? पहले तो ये बता दो। 2047 की जनगणना, जो कि 21 में हो जानी चाहिए थी, परंतु कोरोना के चक्कर में डिले हो गई। और डिले का आपको ध्यान रखना है कि अब ये बता दो कि भैया टोटल कौन सी है। तो टोटल तो आपकी कौन सी है? 16वीं जनगणना है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है, तो स्वतंत्रता के बाद में आपको ध्यान रखना है कौन सी है? 8वीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भैया टोटल कौन सी जनसंख्या है 2047 की, तो 16वीं है। और अगर आपसे पूछे कि भैया स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है, तो 8वीं है। कुल लागत कितनी है अनुमानित, तो वो तो होने पे पता चलेगा, पर अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 11,718 करोड़ रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं? 11,718 करोड़ लगने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि जनगणना 2027 जो है, इसे कुल मिलाकर 2 चरणों के अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से पहला चरण आपका अप्रैल 2026 में, इसी वर्ष अप्रैल महीने में स्टार्ट होने वाली है। और उसमें हम
जो आपके आवास हैं, जो आपके मकान है, उसका मार्किंग वगैरह करेंगे, उसकी जो है गणना करने वाले हैं। इसको मंजूरी कब मिली है? तो इसको मंजूरी 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भैया 2 चरण यहाँ पर आयोजित होंगे, जिसमें अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक यहाँ पर घरों की सूची बनाई जाएगी, और फरवरी 2027 से हम क्या करेंगे, जनसंख्या को स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी जनसंख्या है, रिपीट करना, 16वीं। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद में, कौन सी है, 8वीं है। ठीक है, इसके लिए हमने 2 पोर्टल बनाए हैं, जिसमें से एक तो कौन सा है, CWS है, और एक जो है वो CWMS है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लगभग 30 लाख कर्मचारी ऐसे होंगे जो फील्ड में काम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और पहली अपने आप में डिजिटल जनसंख्या है, ये भी आप ध्यान रखना, जिसमें जातिगत गणना भी अब की बार शामिल है। 1931 के बाद में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि जातिगत जनगणना यहाँ पर करवाई जा रही है, और वो भी डिजिटल फॉर्म में पहली अपने आप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के 2 चरण होने वाले हैं, जिसमें पहला चरण आपका अप्रैल से सितंबर 2026 तक रहेगा। फिर हम बात करें दूसरा चरण, तो फरवरी 2027 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें एक्चुअल जनसंख्या स्टार्ट होगी। परंतु परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब क्योंकि फरवरी में बर्फ रहती है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बर्फ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर ध्यान रखना है, और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या की गणना सितंबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला चरण खत्म होगा, उसके तुरंत बाद में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें पहला चरण सामान्य तौर पर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला चरण आपका अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक होगा। दूसरे चरण में हम एक्चुअल जनसंख्या करेंगे, जो कि फरवरी 2027 मतलब अगले साल की फरवरी में स्टार्ट होने वाली। परंतु जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जहाँ पर बर्फ से आपका जीवन जो है वो प्रभावित होता है, रहन सहन प्रभावित होता है, ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपका लद्दाख हो गया, आपके जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे क्षेत्र जो बर्फ से प्रभावित हैं, इनमें जनसंख्या सितंबर 2026 से मतलब इसी साल जो है वो प्रथम चरण की समाप्ति के बाद में दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने आप में पहली ऐसी जनसंख्या है जो डिजिटलाइजेशन मोड पे हो रही है, और पहली ही ऐसी जनसंख्या है जो कि जातिगत जनगणना भी यहाँ पर जो है वो डिजिटल रूप से हो रही है। आगे बात समझ में। अगर कुल लागत की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है 11,718.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत यहाँ पर निर्धारित की गई है। आगे बात, अब और क्या कहा गया है कि हमने ऑनलाइन पोर्टल, अब डिजिटल होगी, इसका मतलब है कि कोई पोर्टल चाहिए होगा, कोई एप्लीकेशन चाहिए होगी, के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब सेंसस का मतलब है जनसंख्या, जनसंख्या को मैनेज करना है, और मॉनिटर करने का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, CMMS, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS पोर्टल जो है वो हमने निर्धारित किया है। और इसी पोर्टल के ऊपर ध्यान रखना, पहली डिजिटल आपकी सेंसस या जनसंख्या होने वाली है। दूसरा पोर्टल कौन सा है, CWS, सेंसस एज ए सर्विस। यह मंत्रालय को स्पष्ट मशीन द्वारा पढ़ाया जाने वाला कार्रवाई योग्य प्रारूप डेटा प्रदान करेगा। ठीक है, तो 2 पोर्टल हैं, जिसमें आपका एक तो CMMS है, की फुल फॉर्म क्या है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दूसरा आपका है CAAS, सेंसस एज ए सर्विस। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो जनसंख्या वाला पोर्शन है वो किस आपकी अनुसूची के अंदर शामिल है, संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो आपको ध्यान रखना, जो आपकी केंद्र सरकार के अधीन रहता है, केंद्र सरकार के अधीन रहता है, तो केंद्र सूची के अंदर ये शामिल है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसमें जितने भी नियम बनाए जाएंगे, जितने भी अधिनियम बनाए जाएंगे, कार्रवाई होगी, वो सारी की सारी केंद्र सरकार द्वारा ही रहेगी। मॉनिटरिंग उसकी किसकी रहेगी, केंद्र सरकार की रहती है। ठीक है, और कुछ, अगर कुछ कानून की अगर आपसे पूछे ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जनगणना अधिनियम 2000, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के तहत ये पूरा का पूरा काम जो है वो कानूनी रूप से संचालित किया जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलें। मुख्य रूप से तो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, एक तो जनसंख्या वाला और एक VB जी राम जी का है, वो आपको पता चल ही गया होगा, डिटेल में हमने पढ़ने की कोशिश की है। अब आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे जो है वो कौन सा है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे कौन सा है, किस राज्य से संबंधित है। पहले एक बात बताओ, वाइल्ड लाइफ सेफ का क्या मतलब हो गया। वाइल्ड लाइफ सेफ का मतलब ये है कि आप जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हो ना, तो आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हो, और इस हाईवे के ऊपर, ये हाईवे कौन सा है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये है आपका NH45। NH45 है, जो कि आपका कहाँ से, भोपाल से लेकर जबलपुर तक जाता है। अब इसमें ये कहा गया कि ये जो हाईवे है, ये आप मेरे पीछे जो फोटो दिख रही है क्या आपको,
तो ये मेरे पीछे फोटो दिख रही है ना यहाँ, है ना, यहाँ पर देखो ये रेड रेड मार्क दिख रहे हैं, ये क्या है, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई सड़क है, थोड़ी सी ऊंची हुई सड़क है और इसे रेड मार्किंग से पेंट किया गया है। इससे होगा क्या कि ये जो NH45 है, ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से गुजरता है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से गुजरता है। और यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो डिग 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 डिग, आपको देखो कई बार ये दिखते हैं ना कि छोटे छोटे ब्रेकर होते हैं और वहां से यूँ निकलती है तो यूँ डिग 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 करके गाड़ी निकलती है ना, आपको पता चलता है कि यार नीचे ब्रेकर है पर स्पीड भी कम नहीं हो रही। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाई गई है ताकि मान लो ड्राइवर चल भी रहा है तो उसको यूँ स्पेशल फील हो जाए, उसको अवेयरनेस हो जाए कि यार यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, कोई वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के जो पशु पक्षी हैं, पक्षी तो क्या है मतलब पशु जीव जंतु है वो गुजर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से धीरे स्लो चलना है। कौन से हाईवे पर है, NH45 पे। NH45 जो है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, भोपाल से लेकर जबलपुर तक गुजरता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 11.96 किलोमीटर लंबे हिस्से में जो है वो टेबल टॉप रेड मार्किंग का इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है, तो शेख जायद रोड दुबई से हमने ये प्रेरणा ली है। किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, इस दिवस पर पहली बार भारत के संविधान को संथाली भाषा के अंदर जारी किया है। पहली बार क्या किया है, संथाली भाषा को जारी किया है। और ध्यान रखना संथाली जो भाषा है उसे हमने संविधान में 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत हमने क्या किया है, इसे हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची के अंदर हमने क्या किया है, संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2003 के अंदर जोड़ा गया था, कानूनी रूप से मान्यता दी थी संथाली भाषा को। और अब 25 दिसंबर 2025 को हमारी राष्ट्रपति महोदया ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जी भी मौजूद हैं, आपके जो कानून मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, तो इन्होंने संविधान की जो प्रतिलिपि है उसे संथाली भाषा के अंदर अनुवाद करके जारी किया गया। इस वर्ष ही क्यों किया, क्योंकि जो संथाली भाषा है उसका निर्माण 1925 में हुआ था। और मुख्य रूप से ये भाषा जो है वो झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर और पश्चिमी बंगाल के अंदर बोली जाती है। तो संथाली भाषा कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से बोली जाती है, तो 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट में से एक तो बिहार और झारखंड हो गए जो कि दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हुए हैं। और 2 स्टेट आपके, एक तो उड़ीसा हो गया और एक आपका क्या कौन सा हो गया, पश्चिमी बंगाल का। तो 4 राज्यों में प्रमुख रूप से संथाली भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूछे कि संथाली भाषा को कब कानूनी दर्जा दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान में 92वें संविधान संशोधन करके और 2003 के अंदर इसे जो है वो कानूनी मान्यता मिली थी। अगर पूछे कि संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, तो ओल चिकी इसकी लिपि है और इसे 1925 में मनाया गया था। इस वर्ष इसका शताब्दी वर्ष है, वर्ष इसका क्या है, शताब्दी वर्ष है। इस चक्कर में इसे जो है वो संथाली भाषा के अंदर आपका संविधान की प्रति जो है वो जारी की गई है। और क्या क्या जारी किया गया है, तो परमवीर दीर्घा, ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है विजय दिवस पर 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है इसे उद्घाटन किया गया था। इसमें क्या कुछ खास है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 21 परमवीर विजेता, 21 परमवीर चक्कर विजेताओं की यहाँ पर फोटोएं हैं और उनका नाम लगाया गया है। इसे हम क्या कह रहे हैं, परमवीर दीर्घा कह रहे हैं। ये आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इनकी फोटो देख के आप बताना इनका नाम क्या है, इनका संबंध राजस्थान से है, बताना है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैसेज कर देना। और परमवीर दीर्घा का मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन में है। कब इनॉग्रेशन किया गया, तो 16 दिसंबर को किया गया। 16 दिसंबर को ही क्यों किया गया, कि इस दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति महोदय ने किया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम में आपने PDF भी देखी होगी, PPT भी देखी होगी, क्लास भी ली थी मैंने यूट्यूब पर। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में भी खैर, पर भारत के अंदर 2 नए प्रमुख रामसर स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें एक तो आपका राजस्थान के अंदर है और एक आपका जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। राजस्थान वाले की बात कर ले, तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि भैया तिलीसेट झील है, जिसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह जो अलवर के हैं, उन्होंने जल आपूर्ति के लिए इसका निर्माण कराया था। और
अब इसको जो है वो रामसर स्थल के रूप में शामिल कर लिया है। आप सभी को पता है कि रामसर कन्वेंशन जो था वो ईरान के रामसर शहर के अंदर किया गया था। ठीक है। रामसर समझौता जो है वो 1971 में किया था। अगर आपसे पूछे कि भैया रामसर जो आपका ट्रीटी है या फिर रामसर का जो आपका जो है समझौता है, इसके अंदर भारत ने कब साइन किए, तो भारत का ध्यान रखना है, भारत जो है वो 1982 के अंदर, भारत जो है वो 1982 के अंदर इसमें शामिल हुआ था। ठीक है। अब दो नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं, दोनों के बारे में हम पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है, सिलीसेट झील अलवर राजस्थान में है और 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा इसकी जलापूर्ति के लिए बनाया गया था। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से मैंने बात की है, किस प्रकार से इसके क्राइटेरिया रखे जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके तहत इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है, कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो चीज़ें आप डिटेल में देख लेना। ठीक है। राजस्थान में अभी तक कुल 5 रामसर स्थल हैं। अगर मैपिंग के माध्यम से देखो तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली 1981 में घोषित की गई थी, जो कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। उसके बाद में दूसरी रामसर स्थल जो है वो 1990 के अंदर सांबर झील है। फिर आपको ध्यान रखना है 2025 के अंदर, 2025 में 3 नई रामसर स्थल जो है वो घोषित किए गए हैं, जिसमें से 2 5 जून को मतलब पर्यावरण दिवस के उस अवसर पर खींचन और आपका जो है मेनार, ये दोनों डिक्लेयर हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में 12 दिसंबर को जो है वो सिलीसेट झील को जो है वो रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखनी है कि 2025 में कौन कौन सी है। एक तो आपकी खींचन है जो कि फलोदी के अंदर है, मेनार है जो कि उदयपुर के अंदर है, और सिलीसेट झील जो कि अलवर के अंदर है, वो 2025 में डिक्लेयर की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट हो गई हैं। और अगर बात करें कोपरा जलाशय की, तो कोपरा जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की पहली रामसर स्थल है, छत्तीसगढ़ की पहली रामसर स्थल है। और रामसर स्थल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भैया इंडिया जो है, भारत में टोटल कितने हैं, टोटल जो है वो अब कितने हो गए, 94 तो पहले थे और 2 और अब हो गए, तो अब जो है वो ये संख्या कितनी हो गई, 96 हो गई, मतलब 100 के बहुत ही नज़दीक है, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। और भारत की रैंकिंग जो है वो ध्यान रखना है प्रथम स्थान पर, विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो पहले स्थान पर ध्यान रखना मेक्सिको के अंदर है। दूसरा स्थान जो है वो आपको ध्यान रखना यूके या यूनाइटेड किंगडम का है। और तीसरा स्थान जो है वो किसका है, भारत का है। तीसरा स्थान किसका है, भारत का है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, भारत में तीसरे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यहाँ पर हैं। कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी है, 96। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुंदरवन है। सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणु। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब 2025 में आपको ध्यान रखना है कि 10 या 11, 2025 में 11 रामसर स्थलों की घोषणा की है। इसमें से 3 आपके बिहार के हैं। 3 आपके कौन से हैं, बिहार के हैं। गोगाबील है, गोगाबील के साथ में गोकुल है, गोकुल के साथ में उदयपुर है। उदयपुर झील, गोकुल जलाशय और गोगाबील झील है, ये तीनों के तीनों बिहार के अंदर है। 3 आपकी होगी राजस्थान के, एक तो सिलीसेट झील हो गई, एक आपकी खिचन हो गई और एक आपकी मेनार हो गई। तो 11 में से 6 तो यही कंप्लीट हो गई। फिर अभी अब मैंने कोपरा झील बताई है जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो 7 हो गई। ठीक है। उधवा झील झारखंड की पहली रामसर स्थल है, 8 हो गई। ठीक है। खेचरोपल्ली जो है वो सिक्किम की पहली है, तो ये 9 हो गई, और 10 और 11, तो मतलब 2025 में कुल मिलाकर 11 रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर की गई थी, जो कि अभी तक की सर्वाधिक है एक ही वर्ष में घोषित होने वाली। ठीक है। तो राजस्थान का देख लिया, नेशनल का देख लिया। अब हम ध्यान रखते हैं कि भैया जो पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री की जो ऑफिस है उसे पीएमओ बोलते थे। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इस प्रकार राजस्थान में अगर हम बात करें तो सीएमओ बोलते हैं, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफिस। अब उसका नाम जो है वो बड़ा अलग कर दिया है और एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। उसको नाम क्या दिया है, सेवा तीर्थ। कॉम्प्लेक्स को नाम क्या दिया है, सेवा तीर्थ, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तीनों में से पहला कौन सा है, सेवा तीर्थ फर्स्ट। सेवा तीर्थ फर्स्ट जो है वो पीएमओ ऑफिस, सॉरी, प्रधानमंत्री कार्यालय है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेवा तीर्थ सेकंड, ये सेक्रेटरीट है, कैबिनेट सचिवालय है। और तीसरे की बात करें तो ध्यान रखना एनएसए। अब आपको ये बताना है कि हाल फिलहाल में हमारे एनएसए कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, जिन पे हाल ही में जो है वो फिल्म में भी उनका रोल दिखाया गया है। धुरंधर मूवी थी ना, उसमें दिखाया है ना वो कंधार वाला जो हाईजेक होता है सबसे पहले जहाँ पर स्टार्टिंग होती है,
और क्या नाम चेंज हुए हैं, तो नाम में बात ध्यान रखना, पीएमओ का सेवातीर्थ कर दिया है। सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 भाग हैं, उसमें से पहला जो है वो पीएमओ हाउस है, दूसरा सेक्रेटरीट है, तीसरा एनएसए का है ऑफिस। और एक और ध्यान रखना, जितने भी राज्यपाल निवास हैं जिन्हें हम पहले किस नाम से जानते थे, राजभवन, अब उस राजभवन को नाम बदल कर क्या कर दिया है, लोक भवन कर दिया। तो लोक भवन जो है वो सभी राज्यपाल के जो हाउस थे जिन्हें हम पहले राजभवन के नाम से जानते थे, उन सभी का नाम चेंज कर अब क्या कर दिया है, लोक भवन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको देखना है कि यूनेस्को द्वारा 20वां सत्र आयोजित किया गया, 20वां सत्र आयोजित किया गया है किसका, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति का 20वां सत्र आयोजन किया गया है। कहाँ पर, तो दिल्ली के लाल किले के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन सा सत्र था, 20वां। इसमें यह कहा गया कि जो भारत की दीपावली है ना, वो बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है, बहुत कलरफुल होती है। अब की बार तो इतनी कलरफुल हुई है, दिल्ली के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने परमिशन दी आपके जो पटाखे बजाने के लिए, पटाखे बजाए हैं, क्रैकर बजाए हैं, और उसका अभी तक जो है वो लोग एयर प्योरीफायर खरीद खरीद के जो है वो चुकता कर रहे हैं उसका परिणाम। तो आपको ध्यान रखना है, दीपावली की सुंदरता को देखते हुए, भव्यता को देखते हुए, तो यूनेस्को है उसने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिया है। इसमें शामिल कर लिया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिया है। और ऐसा शामिल करने के बाद में ध्यान रखना है, टोटल जो स्थल हैं वो कितने हो गए हैं, 16। टोटल स्थल कितने हो गए हैं, 16 हो गए हैं। अगर आपसे पूछे और कौन कौन से महत्वपूर्ण, तो देखो 16 के तो नाम याद रखने नहीं है, पर जो सबसे पहले शामिल हुए थे उनमें 2008 के अंदर रामलीला थी। तो आपसे पूछे कि भैया दीपावली को कब शामिल हुआ, तो दीपावली 2025 में शामिल हुई है। कब हुई है, 2025 में शामिल हुई है। अगर पूछे रामलीला कब शामिल हुई, तो रामलीला जो है वो 2008 में शामिल हुई थी, और 2016 के अंदर योग शामिल हुए थे। इन दोनों के अलावा, इन तीनों के अलावा यहाँ पर, अलावा नहीं मतलब इन तीनों के सहित जो है यहाँ पर 16 टोटल ऐसे चीज़ों को शामिल किया गया है जो कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर इस अध्यक्षता की बात करें कि इस बैठक में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा जो है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो यूनेस्को में आपको ध्यान रखना है, हमारी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो विशाल वी शर्मा कर रहे हैं। ठीक है, 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ, तो लाल किले के अंदर हुआ है। लाल किला कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। टोटल कितनी चीज़ों को शामिल किया है जो भारत से ही है, 16 को किया है। तो क्या अकेली दीपावली को ही किया है क्या ना, दीपावली के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहाँ के बोरिंदो या भोरिंदो, ये क्या है, प्राचीन मिट्टी का लोक वाद्य यंत्र है। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसमें शामिल कर रहे हैं यूनेस्को की सूची में, दीपावली के साथ साथ। ठीक है, और क्या किया गया, बांग्लादेश की तंगाइल साड़ी, अब ये तंगाइल साड़ी है, इसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अफगानिस्तान का ध्यान रखना, बेहजाद शैली का लघु चित्रकला है, इसको शामिल किया है। और श्रीलंका की ध्यान रखना, किथुल मदीना या कपीमा, जो कि पेड़ से रस निकालने की एक तकनीक है, उसे भी यहाँ पर अमूर्त विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया। क्या ये याद रखने हैं, एक बार देख लेना, पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखना इसलिए है कि बाकायदा अगर ऐसा पूछा जाता है, वैसे तो संभावनाएं कम है, पर एकदम से मना भी नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि भैया एक बार थोड़ा ढंग से देख लेना कि भारत की तो दीपावली है, पाकिस्तान का बोरेंदो है, बांग्लादेश की तंगाइल साड़ी है, अफगानिस्तान का बेहजाद शैली है, और श्रीलंका की किथुल मदीमा। अब किथुल मदीमा क्या है, तो ये एक रस निकालने का, पेड़ से रस निकालने की एक तकनीक है। ठीक है, चलें आगे। अब मैंने आपको बताया कि भाई 25 दिसंबर को अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या किया गया था, बताओ देखें। 25 दिसंबर को क्या आपको ध्यान आ रहा है कि सुशासन दिवस पर संथाली भाषा के अंदर भारतीय संविधान की प्रतिलिपि जारी की गई, करी गई थी ना। तो राष्ट्रपति 25 दिसंबर को उस प्रोग्राम में व्यस्त थे। इधर हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये गए लखनऊ, और लखनऊ में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर इन्होंने क्या किया है, सुशासन दिवस के अवसर पर एक नए स्थल का जो है वो इनोग्रेशन किया है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय या राष्ट्र प्रेरणा स्थल। प्रेरणा मिलेगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो अटल बिहारी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन तीनों की मूर्ति यहाँ पर जो है वो स्थापित की गई है। अगर आपको दिख रही हो यहाँ पर, तो ये मूर्तियाँ हैं, ये 3 मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। 65 एकड़ के अंदर इसको जो है वो जो स्थान है वो कवर किया गया है, और 65 फीट की ही यहाँ पर मूर्ति जो है वो स्थापित की गई। 65 एकड़ है, 65 फीट ऊंचाई है। किन किन लोगों की है, तो एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, और आपका प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी।
इन तीनों की मूर्ति स्थापित की गई है और इस स्थल को नाम क्या दिया है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। कहाँ स्थापित किया है, लखनऊ में स्थापित किया है। और क्या खासियत है, तो ध्यान रखना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति है उसे किसने डिजाइन किया है, राम सुतार ने। और तो अटल बिहारी वाजपेयी की और इसके साथ साथ में आपकी जो है मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति है उन्हें मातूराम, जो मूर्तिकार मातूराम है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति ध्यान रखना है कि कमल आकृति जो है वो कमल के समान है। अब ये कमल के समान आकृति और किसकी थी, जब हम पिछली बार पढ़ रहे थे ना तो उस समय मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का इनोग्रेशन किया गया था। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि भैया कमल की आकृति थी। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय आपके जो पोत मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 11 दिसंबर को इनोग्रेशन किया है किसका, आपको ध्यान रखना है स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का। स्वदेशी हाइड्रोजन सेल पोत का इनोग्रेशन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी खासियत ये है कि ये हाइड्रोजन से चलता है। इसकी खासियत क्या है कि ये हाइड्रोजन से चलता है और हाइड्रोजन से बिजली बनाकर चलता है। मतलब आप हाइड्रोजन यहाँ पर पेट्रोल या डीजल की जगह पे डालोगे और इससे क्या निकलेगा, बिजली का उत्पादन हो जाएगा। और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की जो नाव है, जो भी मोटर है, जो भी इंजन है, वो क्या करते हैं, उत्सर्जन के रूप में कार्बन का उत्सर्जन कर देते हैं, अपशिष्ट के रूप में कार्बन का उत्सर्जन कर देते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना है, ये उत्सर्जन किसका करेगा, पानी का करेगा। फायदा है ना, एक तो धुआं नहीं हो रहा, हाइड्रोजन से ही हम क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, हाइड्रोजन से ही चल रहा है, और उससे होगा क्या, पानी भी बन रहा है, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा पर्यावरण को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निर्माण किसने किया, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। किसने किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है मुख्य रूप से। और सहयोग किसका रहा है, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का रहा है। ठीक है, लगभग 50 यात्रियों को एक साथ में बैठा सकता है। इनोग्रेशन इसका कहाँ पर हुआ है, तो ध्यान रखना वाराणसी के अंदर हुआ है या काशी के अंदर हुआ है। इन लोगों की कैपेसिटी है 50 की है। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। और कहाँ पर किया गया, तो वाराणसी के नमो घाट के ऊपर इसका इनोग्रेशन किया गया है। तकनीक कौन सी है, अगर पूछे तो लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये इसकी प्रणाली है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन से बिजली बनाता है, और बिजली बनाने के बाद में पानी जो है इसका उत्सर्जन कर देता है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो H2 है, और जो पर्यावरण में ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करके ये क्या करता है, H2O बना देता है, मतलब पानी बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, शून्य उत्सर्जन करने वाला पोत है, जो कि भारत में अपने आप का क्या है, पहले प्रकार का पोत है। की कैपेसिटी की बात करें तो एक समय में ये 50 लोगों को घुमा सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना जो है वो ऑल इलेक्ट्रिक, मतलब ये इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टग का क्या मतलब है कि जो ये नाव आपको दिख रही है ना, ये नाव, ये पूरे तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलेगी। अगर इसमें लाइट जल रही है, इसमें किसी भी प्रकार का डीजल, नॉन फॉसिल आपका जो ईंधन है, गैर जीवाश्म ईंधन है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब गैर जीवाश्म का मतलब हो गया यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना को ध्यान रखना है, भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना जो है, इसका शुरुआत कहाँ पर हुई, तो कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा की गई। निर्माण इसका आंतरे शिपयार्ड गोवा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भैया पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कहाँ पर है, तो ये आपका स्थापित किया गया है काशी के अंदर, मतलब इसकी जो इनोग्रेशन है वो काशी में किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक टग की जो शुरुआत है वो आपकी गुजरात के कांडला पोर्ट से या पंडित दीनदयाल पोर्ट से यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलें आगे। अब वन लाइनर है, किसमिस अनुसंधान केंद्र सांगली महाराष्ट्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वन क्षेत्र के लिए। तो पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, गोरखपुर में। और गुजरात के आणंद जिले में, जहाँ पर अमूल का स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर पहला बायो एथिक्स सेंटर स्थापित किया गया है। पहला क्या किया गया है, बायो एथिक्स सेंटर स्थापित किया गया है। तो किसमिस अनुसंधान कहाँ पर है, सांगली महाराष्ट्र के अंदर है। पहला वन विश्वविद्यालय आपका जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अगर हम बात करें गुजरात के आणंद में, भारत का पहला क्या किया गया है, बायो एथिक्स सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, चले आगे। अब आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे हमने वाटर पॉजिटिव का जो है वो टैग दिया है।
तो आपसे पूछे कि भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। अब वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या है? वाटर पॉजिटिव का मतलब है कि आप जितना कुछ पानी का वेस्टेज कर रहे हो, जितना कंजप्शन आप पानी का कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप जो है वो रिसाइकल कर दो। मतलब इसका मतलब ये समझो कि दिल्ली एयरपोर्ट में जितना पानी की कंजप्शन होता है, जितना भी पानी वहाँ पर लगता है, उस पूरे पानी से ज़्यादा वहाँ पर जो है वो रिसाइकल होके और पुनर्भरण हो रहा है। पुनर्भरण कैसे हो रहा है? तब दिल्ली एयरपोर्ट की जो छतें हैं, वहाँ पर जब बारिश वगैरह होती है तो वो पूरा पानी जाकर और फिर ज़मीन में चला जाता है। इतना ही बड़ा तो एयरपोर्ट है कि कितनी बड़ी छत है, और उस छत का पूरा पानी जब जाएगा ना, तो उसकी मात्रा उस कंजप्शन से ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिल्डिंग अगर ऐसा काम करती है, तो हम उसे किसका दर्जा देते हैं? वाटर पॉजिटिव का दर्जा देते हैं। और वो दर्जा पहली बार किसे मिला है, किस एयरपोर्ट को मिला है? तो आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली को ऐसा जो है वो टैग मिला है। ठीक है, तो संस्थान द्वारा उपभोग किए गए कुल जल से अधिक मात्रा जल के पुनर्भरण या पुनर्चक्रण के लिए अगर होती है, ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहते हैं? वाटर पॉजिटिव का दर्जा दिया जाता है। चले आगे। फिर आपको ध्यान रखना है नवीनीकरण ऊर्जा विस्तार रिकॉर्ड 2025 में ये कहा गया, क्या कहा गया? कुछ रिकॉर्ड बने हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं? जैसे एक तो वार्षिक वृद्धि जो है वो ध्यान रखना, नवंबर 2025 तक रिकॉर्ड 44.51 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जो कि लगभग पिछले वर्ष से दोगुनी हो गया। मतलब आपके एक तो सोलर ऊर्जा में ही बहुत शानदार तरीके के इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक वर्ष के अंदर 44.51 गीगावाट की जो है वृद्धि हमें देखने को मिली, जो कि पिछले वर्ष से जस्ट डबल है। और क्या कहा गया? भैया जून 2025 में भारत ने अपनी कुल क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से जो है वो प्राप्त किया है, जो कि हमारा टारगेट 2030 तक था, उसे हमने 2025 में अचीव कर लिया है। क्या आप समझे हैं ये चीज़? इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 यूनिट बिजली की खपत कर रहे हैं ना, उसमें से 50 यूनिट ऐसी हैं जो कि हम गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे होता क्या है, पहले के टाइम पे कोयले से बिजली बनती थी, अब हाल फिलहाल में सोलर है, विंड, आपकी जो हवा से हम पवन चक्की से इसका तो जनरेशन कर रहे हैं बिजली का, और एथेनॉल से हम जो है वो बना रहे हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये टारगेट हमने रखा था 2030 के अंदर, 2030 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। परंतु हमने जून 2025 में क्या किया है कि गैर जीवाश्म स्रोतों से हमारी जो बिजली है उसकी आवश्यकताओं के 50% ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? गैर जीवाश्म ईंधन से हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखोगे? या नवंबर 2025 तक हमने 44.51 गीगावाट क्षमता जोड़ी है, जो कि पिछले वर्ष से दोगुनी, और जून 2025 तक हमने लगभग 50% से ज़्यादा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो रखा था 2030 में, हमने उसको अचीव कर लिया है। और क्या ध्यान रखना है? कुछ डाटा यहाँ पर जारी किए गए हैं कि नवंबर 2025 तक कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का जो है वो हमारी 262.74 गीगावाट है। 262.74 गीगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा की जो सहभागिता है वो 132.85 गीगावाट है, और पवन ऊर्जा की जो सहभागिता है वो कितनी? 53.99, मतलब ऑलमोस्ट 54 गीगावाट की यहाँ पर क्षमता जो है वो यहाँ पर किसकी है? पवन ऊर्जा की है। टारगेट की बात करें तो ध्यान रखना, जनवरी 2025 में 100 गीगावाट का आंकड़ा हमने पार किया है, और मार्च 2025 में हमने पवन ऊर्जा के अंदर 50 गीगावाट का आंकड़ा पार किया है। ये डाटा ध्यान रख लेना, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एनर्जी वाला आपका टॉपिक है ना सिलेबस के अंदर, अगर ऊर्जा का टॉपिक है तो उसमें कहीं ना कहीं ये टिक मार लेना। क्या मारना है? कि नवंबर 2025 तक हमारी स्थापित ऊर्जा कितनी है? 262.74 गीगावाट है। अगर हम बात करें उसमें सहभागिता सौर ऊर्जा की कितनी है, तो 132.85 है। अगर हम बात करें कि भैया पवन ऊर्जा में सहभागिता कितनी है, तो 53.99, मतलब ऑलमोस्ट 54 गीगावाट की सहभागिता किसकी है? पवन ऊर्जा की है। और टोटल कितनी है? 262.74 है। पवन ऊर्जा की कितनी है? 54 है, और बाकी की 132.85 किसकी है? तो वो किसकी हो गई? सौर ऊर्जा की। ठीक है, अब विश्व स्तर पर हमारी रैंकिंग क्या है? तो सौर ऊर्जा के अंदर हमारी रैंकिंग तीसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा में हमारी रैंकिंग कौन सी है? तीसरे स्थान पर है। पवन ऊर्जा के अंदर और कुल नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर हमारी जो क्षमता है उसमें हमारा स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। तो सौर ऊर्जा में हमारा स्थान तीसरा है विश्व में। अगर पवन की बात करें या कुल नवीनीकरण क्षमता या रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसकी बात करें, दोनों ही स्थिति में हमारी जो रैंकिंग है वो कौन सी? चौथी है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में तीसरा स्थान, और वैसे दोनों में चौथा स्थान है। चलें आगे। अटल कैंटीन योजना, जिस प्रकार से
हमारी इंदिरा रसोई योजना चल रही थी जिसका नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। इसी की तर्ज पर उसकी जो है प्रेरणा से जो है दिल्ली सरकार ने कुल तो 55 कैंटीन ऐसी रखी हैं, कुल 55 कैंटीन का टारगेट ऐसा रखा है कि हम क्या करेंगे, 5 रुपये में भरपेट खाना देंगे, 5 रुपये में भरपेट खाना देने वाले हैं। कुल मिलाकर 55 कैंटीन यहाँ पर स्थापित की जानी थी और उनमें से 45 कैंटीन हाल फिलहाल के अंदर रेगुलेट कर दी गई हैं, स्टार्ट कर दी गई हैं। ध्यान रख लेना। तो अगर आपसे पूछे कि भैया अटल कैंटीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा या किस सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली सरकार द्वारा अटल कैंटीन योजना जो है वो चालू की जा रही है, जिसके तहत आपको 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुथ्रैयर वंश जो कि साउथ इंडिया का है, तो उसके प्रतिष्ठित शासक पेरुंग विदुगो मुथैयर द्वितीय, जिसका नाम क्या है, सुवर्ण मारन के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी करी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में साउथ वाले नाम अटपटे ही होते हैं। इंग्लिश और आपको पता है प्रोनाउंस का अपना तो थोड़ा सा क्या है, लोचा रहता ही है राजस्थान के बच्चों का। तो ये ध्यान रख लेना, उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा दो चीज़ें हैं, एक तो अपनी जो वासुदेव देवनानी जी हैं उनकी किताब का विमोचन किया था वो ध्यान रखेंगे, और एक आपका ध्यान रखेंगे कि भैया ये टिकट जो है वो जारी की गई है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसका एक वर्ड था पैरासोशल, इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसका मतलब ये है कि पैरासोशल का मतलब ये हो गया कि एक तरफा व्यवहार आप करते हो। जैसे अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर किसी सेलिब्रिटी को देखते हो, यदि आप किसी मूवी में किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देख के एक तरफा उससे आपका लगाव हो जाता है, ऐसी कंडीशन, आप जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, और कोई एक ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी मान लो ये कह दे कि सर किसी भी, मान लो आपकी जो सेलिब्रिटी है उसकी आपको आवाज़ अच्छी लग सकती है, आप एक तरफा जब अट्रैक्ट होते हो या एक तरफा आप उससे जो है वो रिलेशन बना लेते हो सोशल मीडिया पर जाकर या फिर ऑनलाइन अट्रैक्ट होके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा सोशल बोल देते हैं। ठीक है, और ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, कैम्ब्रिज के द्वारा। ठीक इसी की तर्ज पर आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वर्ड है रेजबेट, रेजबेट है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और ऐसा एसआई की भर्ती के अंदर जो पिछली भर्ती हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किस वर्ड को जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो ऑक्सफोर्ड ने रेजबेट को किया है और कैम्ब्रिज ने, आपको ध्यान रखना, पैरासोशल को किया है। रेजबेट का आपको ध्यान रखना है, रेजबेट का मतलब है जो मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, ये इस साइड में हम डोरी बांधते हैं और ये जो है ये मछली के जबड़े में घुस जाता जाके। ठीक है, तो उससे फिर हम क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको हम पैरासोशल बोलते हैं। पैरासोशल का मतलब ये है, सॉरी रेजबेट बोलते हैं। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है, यहाँ इसका अर्थ है कि कोई भी जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर देना ऑनलाइन। कई बार टीचर करते हैं कि क्यों मैंने फलानी एकेडमी छोड़ी, क्यों मैंने फलाना इंस्टीट्यूट छोड़ा, क्यों हमने इसको निकाला। तो इस प्रकार की, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की वीडियोज आते हैं ना, तो वो रेज बेट होता है। रेज बेट का मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि सचिन और सहवाग में क्यों हुई लड़ाई, या धोनी और सॉरी रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंदर लड़ाई क्यों हो गई, इस प्रकार का कंटेंट जो कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी या विवादास्पद हो, उसे क्रिएट, ऐसी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट हो जाए, और उससे होगा क्या, उससे दर्शक जो हैं उस पर गुस्सा करें या तीखी प्रतिक्रिया कर लें, और कुल मिला के इंगेजमेंट उस कंटेंट का बढ़ जाए। ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, रेजबेट बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ये बात मानो कि आपकी तरफ जो है वो मछली का कांटा फेंका जाता है और आप जो है उसमें फंस जाते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजबेट बोलते हैं। और इसे हमने हमने मतलब ऑक्सफोर्ड ने जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। आगे बात समझ में, चलें आगे। नेक्स्ट आपका है अंटार्कटिका के अंदर जो अपना मैत्री वन प्रोजेक्ट था। अंटार्कटिका के अंदर जो मैत्री वन प्रोजेक्ट था, अब उसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, मैत्री टू जो है स्थापित कर रहे हैं। 2025 तक इसका स्थापना हो जाएगी, और जीव विज्ञान, हिमनद, वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु अध्ययन आदि के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पड़ती है भयंकर तरीके से, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक सेंटर बना देते हैं जिसका नाम क्या था, मैत्री था। ठीक है, अब उसके स्थान पर हम मैत्री सेकंड स्थापित कर रहे हैं, और उसका स्थापना कहाँ पर होगी, तो अंटार्कटिका के अंदर इसका स्थापना होने वाली है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका में मैत्री की स्थापना होने वाली है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, हरियाणा सरकार ने हांसी जो था, हांसी को जिले की उपाधि दी है, जिले का तमगा दे दिया है। और कौन सा जिला है, तो 23वां जिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर भारत का सबसे लंबा
भारत का सबसे लंबा जो है वो स्काई वॉक ब्रिज, कांच का स्काई वॉक ब्रिज है, जो इनोग्रेट किया गया है, खोला गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 180 फीट है। मतलब 180 फीट लंबा कांच का बना हुआ पुल है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमले हुए हैं, जिस प्रकार से गहमागहमी हुई है, तो अब ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारी जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, वहाँ पर सुरक्षा के नए इंतजाम किए गए हैं और कैपिटल डोम वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। मतलब अगर कोई मिसाइल वगैरह बाई चांस आ भी जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा कि भाई वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो थोड़े सिक्योर हो जाए। ठीक है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया गया, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है, दो नए मानक डिक्लेयर किए गए हैं। मानक का मतलब है कि नंबर ऑफ रूल्स का एक सेट होता है, उस सेट को जारी किया गया है। जिस पर अब देखो, एक बात बताओ, जैसे आप चार्जर लगाते हो, किसी भी कंपनी का आपने चार्जर लेके आ गए, और जैसे ही आप प्लग में लगाते हो तो वो लग जाता है। दो तीन कैटेगरी होती है, एक थोड़ा सा पावर प्लग वाला होता है, एक थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उस व्यक्ति को कैसे पता चला कि आपकी जो प्लग है, आपकी जो पिन है, वो किस साइज की है? आपका जो चार्जर है, टाइप सी का जो पिन है, वो कैसे हर फोन में लग जाता है टाइप सी वाले में? किस प्रकार से जो है वो रिमोट, या फिर मान लो कि आपके जो प्लग हैं ये स्टैंडर्ड साइज में रह जाते हैं, सेम साइज में रह जाते हैं। कौन बताता है इनको कि आपके घर में कौन सा प्लग लगा हुआ है, लाइट की कौन सी फिटिंग लगी हुई है? के लिए मानक जारी किए जाते हैं, इसके स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं कि भैया इस स्टैंडर्ड के ही चीज़ें आपको यूज़ में करनी है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि BIS, भारतीय मानक ब्यूरो है, इसने क्या किया है, बम निरोधक प्रणालियों के लिए, मतलब बम, एंटी बम जो जो प्रोसेसिंग है या फिर जो प्रणालियां हैं, उनके लिए एक मानक डिसाइड किया है, जो कि अपने आप में पहली बार जारी किया गया है। इसका नंबर ध्यान रख लेना, रखो तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 194-45 रेशियो 2025, मतलब 2025 में जारी किया गया है। और 194-45 इसका जो है वो स्टैंडर्ड रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कृषि ट्रैक्टर जो है उनके लिए, अब कृषि ट्रैक्टर की बेसिक इंजन क्या होनी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना है, अगर आप ट्रैक्टर का काम कर रहे हो, ट्रैक्टर बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। उसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है, 1992 है, ये किया गया है। बम के लिए 1994-45, और ट्रैक्टर के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर के लिए 1992-62 जो है वो जारी किया गया। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के 19 वर्ष के एक बालक, मान लो एक पंडित हैं, युवा विद्वान हैं, देवव्रत महेश रेखे, देवव्रत महेश रेखे हैं। इन्होंने क्या किया है, 200 साल में पहली बार ऐसी सिचुएशन बनी कि कोई व्यक्ति है जिसने 2000 मंत्र, यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को उल्टा सीधा, पहले सीधा बोला है, उल्टा बोला है, इस प्रकार से 50 दिनों तक लगातार कंठस्थ इसका क्या किया है, उच्चारण किया है। और ऐसा करने वाले, ये ध्यान रखना, 200 साल में पहले व्यक्ति बने हैं। क्या ये याद रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर ट्वीट किया है, और लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर फोटो देख सकते हो। ये उच्चारण कहाँ पर चला है, तो ये उच्चारण काशी या वाराणसी में चला है। और कहाँ के हैं, तो पूना के हैं। कहाँ के हैं? पूना के हैं। ठीक है। तो यजुर्वेद के श्लोकों का 50 दिन तक उल्टे सीधे इन्होंने उच्चारण किया है, और लगभग 2000 मंत्रों का उच्चारण किया है, और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। इससे पहले ध्यान रखना, 200 साल पहले कोई पंडित जी हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर इसका उच्चारण किया था। इसी के चलते इनको क्या मिला है, शुक्ल यजुर्वेदालंकार से नवाजा गया है। शुक्ल यजुर्वेदा अलंकार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, गुजरात को 33 वर्ष के अंतराल के बाद में, मतलब 33 वर्षों के बाद में टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। टाइगर स्टेट का मतलब है यहाँ पर टाइगर की प्रेजेंस देखी गई है। कितने साल बाद में? 33 वर्ष बाद में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया कौन से स्टेट को, कौन से राज्य को 33 वर्ष के बाद में टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, बाघधारी राज्य का दर्जा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 33 वर्ष बाद में गुजरात को क्या किया गया है, बाघधारी राज्य का दर्जा दिया गया है। 10वें स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्घाटन केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना है थीम क्या है। वैसे तो इसकी लिस्ट आएगी, कौन सा सबसे स्वच्छ स्टेट है, कौन सा गंदा स्टेट है। जैसे मदुरई, मैंने आपको बताया था कि मदुरई जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर, पिछले राष्ट्रीय आपका जो क्लासेज हुई थी, नेशनल क्लासेज हुई थी, मैंने आपको बता दिया था कि भैया मदुरई जो है उसे हमने सबसे गंदे शहर के रूप में नॉमिनेट किया था। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम क्या है, तो स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ
करे सफाई साथ, बढ़ाए हाथ, करे सफाई साथ, ये इसकी थीम है। कौन सा स्वच्छता सर्वेक्षण है? तो 10वां स्वच्छता सर्वेक्षण है। ठीक है, 20 दिसंबर को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। अगर बात करें इसमें कुछ नया है क्या, तो इसमें क्या होगा कि फीडबैक लिया जाएगा प्रत्येक साल के पूरे टाइम में। मतलब पहले ये होता था सर्वे हो गया और होने के बाद में वो चीज़ें खत्म हो जाती थी। अब ऐसी स्थिति बनी है कि यदि अ, आप एक समय में काम नहीं कर सकते, आपको पूरे साल जो है वो सरकार को फीडबैक देना होगा और जनता जो है वो डायरेक्ट फीडबैक दे पाएगी सरकार। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया है कि सिटीजन फीडबैक यहाँ पर इंक्रीज होगा, सेपरेट मैट्रिक्स बनेगी कोस्टल एरिया के लिए, मतलब जो आपके तटीय क्षेत्र है उनके लिए अलग से मैट्रिक्स बनेगी। और जो पहले गंगा रिवर थे, गंगा रिवर से संबंधित जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको अब नदी क्षेत्र में होगा, मतलब प्रत्येक नदी उसमें शामिल की जाएगी। पहले केवल और केवल गंगा नदी के ऊपर ही ये चीज़ें जो है वो लागू हो रही थी। 10 पिलर की बात करें तो ये ध्यान रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण की 10 पिलर कौन कौन से हैं? तो विजिबल क्लीननेस है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हैंडलिंग, मतलब जो सूखा और गीला कचरा है उसको अलग करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब जो सॉलिड वेस्ट था उसका मैनेजमेंट करना है, एक्सेस टू सैनिटाइजेशन, मतलब जो पर्याप्त रूप से टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था करवाना, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, तो पानी हमने उपयोग किया है जो हमारे घर से निकास हो रहा है उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रकार से हम उसके रिसाइकल कर सकते हैं, किस प्रकार उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखा जाता है। इन्हीं आधार पर, इन 10 आधार पर ध्यान रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है, सूचकांक जारी किया जाता है कि भैया कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है, इस शहर की कौन सी रैंकिंग है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो स्वच्छता एडवाइजरी होती है, इकोसिस्टम यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, वेलफेयर सैनिटाइजेशन वर्कर होता है, और सिटीजन फीडबैक एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब सिटीजन के क्या फीडबैक है, जनता की क्या फीडबैक है, उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है महिला एवं बाल आयोग द्वारा, महिला एवं बाल आयोग द्वारा 4 दिसंबर 2025 को, 4 दिसंबर 2025 को जो है इनोग्रेट किया गया है किसका? बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत जो है इसे जारी किया गया है। ठीक है, कितने दिन तक इसकी जो है वो वैलिडिटी रहेगी? तो 100 दिन तक जो है इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। 1 मिनट रुकना। 4 दिसंबर 2025 को यहाँ पर क्या कहा गया कि बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कुल टेन्योर पीरियड कितना है? तो 100 दिन का है। कुल टेन्योर पीरियड कितना है? 100 दिन का है, और इसके 3 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 3 चरण इसके रहने वाले हैं। 3 चरण के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कितने दिन तक चलेगा? 100 दिन तक चलेगा। 4 दिसंबर 2025 को इसकी स्टार्टिंग की गई है। क्वेश्चन ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने राजस्थान की क्लास देखी है तो मेरे को एक बात बताओ कि भारत के अंदर तो हमने देख लिया कि भी नई दिल्ली में इसकी स्टार्ट हुई है। आपको ये बताना है कि बाल विवाह मुक्त भारत जो है इसकी शुरुआत राजस्थान में किस जिले से की गई थी? राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि किस जिले में इसकी शुरुआत की गई है, पहली बात। अब इसमें ध्यान रखना है, एक तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो गया, इसके साथ साथ में इसको ध्यान रख लेना भाई, महिला एवं बाल विकास तो है ही, दूसरा जो डिपार्टमेंट इसमें है वो स्वच्छता, एक मिनट, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग इसमें शामिल है, स्वास्थ्य विभाग इसमें शामिल है, और एक सामाजिक कल्याण विभाग। ये 4 डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें से मुख्य कौन सा होगा? आपका महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो इसके मुख्य विभाग होगा। बाकी ये विभाग भी इसमें सहयोग करने वाले हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक कल्याण, जन कल्याण विभाग जो है वो। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 4 दिसंबर से की गई थी। बाल विवाह मुक्त अभियान है और 100 दिन का ये अभियान चलेगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए, कि अगर आपके आसपास में कोई हो रहा है तो उसकी शिकायत करने के लिए यहाँ पर जो है वो प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इनोग्रेशन किसने किया? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं, जिन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, और इन्होंने 27 नवंबर को का स्टार्टिंग हुई थी, और वैसे इनोग्रेशन जो है वो 4 दिसंबर का किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी एक बार जो है हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा, ताकि अगर आप भविष्य में इस क्लास को देखो
तो आप लास्ट के 4-5 मिनट में ही पूरा सारांश दे सकते हो। तो सबसे पहली बात, अपना जो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता, तो उस गणतंत्र दिवस पर 2 आपके मुख्य अतिथि रहेंगे, जिसमें आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं आपके उर्सुला जी, और काउंसिल मतलब यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं कोस्टा, एंटोनिया कोस्टा जी। तो ये जो है ये आपके मुख्य अतिथि रहेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि भैया 12 टोटल विधेयक थे, जिसमें से आपके 8 पास हुए हैं, 4 फेल हो गए। 8 में ध्यान रखना है, तो रोजगार गारंटी वाला है। रोजगार गारंटी में आपको ध्यान रखना है कि भी इसकी मंजूरी जो है वो 21 दिसंबर को मिली थी, 18 को ये लोकसभा, 19 को राज्यसभा में पेश हुआ था। मनरेगा की जगह इसको रिप्लेस किया गया था। नाम पूरा क्या है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये मैंने मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई थी। मैंने आपको बताया कि भी विकसित भारत 2047 की संकल्पना को ये पूर्ण करेगा, 125 का रोजगार देगा, 60 दिन का पॉज विंडो होगा धारा 6 के तहत, 125 वाला 5(2) के तहत, ठीक है। और या तो काम होते ही या काम होने के 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए, ऐसा कहाँ कहा गया है, तो धारा संख्या 5(3) के तहत कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लोकल प्लानिंग यहाँ पर करनी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड रहेगा, 90-10, 60-40 और 100% का यहाँ पर रेशियो रहेगा। अगर आप लेट करते हो, अगर कोई कमी होती है और उसमें अगर कार्रवाई होती है, तो प्योर तरीके से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए रहेगी दोषी, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये मैंने बताया था कि भैया यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लानी है, पारदर्शिता लानी है, तो इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। तुलनात्मक रूप से मैंने यहाँ पर आपको बताया ही है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है कि वैधता जो पहले कार्ड की 5 साल थी, अब 3 साल है। पहले प्रशासनिक खर्चा 6% होता था, अब 9% हो गया है, ठीक है। धारा 6 मैंने आपको बताई है, धारा 5(3) मैंने आपको बताई है। सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मणिपुर वाला मैंने बता दिया, 1 दिसंबर को लोकसभा में, 2 दिसंबर को आपका राज्यसभा में पेश हुआ था। स्टेट जीएसटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हमने पान मसाला के बारे में बात की थी। हमने ये भी कहा था कि भैया अभी हम पान मसाला पे कर रहे हैं, पर भविष्य में क्या होगा, जब केंद्र सरकार को लगेगा तो इस सूची में और कुछ वस्तुएं भी जो हैं वो शामिल की जा सकती हैं, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, इसमें लोकसभा में 3 तारीख को और राज्यसभा में 4 दिसंबर को पेश किया गया था। निर्मित में मैंने बताया कि 64% से बढ़ाकर 70% था, और जो पाइप और सिगरेट वाला है उसमें 60% से बढ़ाकर 325% हमने कर दिया है। इंश्योरेंस बिल में मैंने बताया कि पहले FDI 74% थी, उसे हम बढ़ाकर अब कितना कर रहे हैं, उसे अब बढ़ाकर हम 100% कर रहे हैं। और क्या कहा कि भैया जितना भी डाटा है उसको हम प्रोटेक्शन किसके तहत करेंगे, DPDP, मतलब डिजिटल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन 2023 के अधिनियम के तहत हम सुरक्षित करेंगे डाटा को। और क्या कहा कि भाई IRDAI जो है, इसे हम वसूली के लिए अधिकृत करने वाले हैं। और बाकी जो है वो हमने बताया कि एक कोष की स्थापना करेंगे, जो कि पॉलिसी धारक को शिक्षित करने के लिए और उसके जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के लिए काम करने वाला है। शांति का मैंने बता दिया फुल फॉर्म, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ध्यान रखना 17, 18 और 21, 17, 18, 21 जो कि VBG राम जी का है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, 2047 तक हम विकसित भारत की संकल्पना रखेंगे, और 2070 तक हम नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन यहाँ पर भारत के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। और क्या कहा गया है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, उसे हम क्या करेंगे, वैधानिक दर्जा यहाँ पर देने वाले हैं। जनगणना 2047 में मैंने आपको बता दिया कि 11,718.24 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट का प्रावधान रखा है। 2 चरणों में यहाँ पर किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल में स्टार्ट होगा और आपका सितंबर महीने तक कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा चरण हम फरवरी में कर देंगे। परंतु यहाँ कहा गया है कि जो बर्फ से प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बर्फ से जनजीवन प्रभावित होता है, उनमें हम जो सेकंड चरण है, जो फरवरी वाला जो चरण है, उसे हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, सितंबर 2026 से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये ध्यान रखना, आज़ाद भारत की 8वीं, टोटल 16वीं, और डिजिटल, अगर सेंसस की बात करें, डिजिटल जनगणना की बात करें, तो ये कौन सी है, प्रथम है। वैसे ऑल ओवर 16वीं है, अगर आज़ाद भारत की बात करें तो 8वीं है। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि भैया ऑनलाइन है, पहली बार हो रही है, डिजिटल हो रही है, तो डिजिटल में कोई पोर्टल भी बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 पोर्टल बनाए हैं, जिसमें एक तो CMMS है, जिसमें सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा, और दूसरा आपका है सेस, CAAS, सेंसस एज ए सर्विस। ये काम यहाँ पर होने वाला है। मैंने बताया कि भैया जो केंद्रीय सूची है उसमें इसको रखा गया है जनगणना को, तो जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी नियम कानून और कायदे लगेंगे, वो किसके लगने वाले हैं, केंद्र सरकार के लगने वाले हैं।
भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे कहाँ पर है? तो NH-45 में है, मध्य प्रदेश के अंदर है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है, ये संथाली में मैंने बता दिया अभी 1925 लिपि ओलची की है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इस संथाली भाषा को कानूनी दर्जा दिया था। अनुसूची 8 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, परमवीर दीर्घा 21 परमवीर चक्र विजेता है, इनके नाम, इनकी फोटोएं राष्ट्रपति भवन में लगाई जाएंगी। इसका उद्घाटन आपको ध्यान रखना है कब किया गया? 16 दिसंबर को, जिस दिन हमने विजय दिवस के रूप में मना रहे थे। और क्या कहा गया है? और ये कहा गया कि भैया रामसर स्थल 2 बनाए गए हैं, जिसमें से एक तो आपका कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है, एक आपका जो है सिलीसेट झील अलवर के अंदर है। टोटल कितने हैं? 96 हैं। राजस्थान में कितने हैं? 5 हैं। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स एक आपका हो गया PMO, 2 हो गया आपका जो है सचिवालय, 3 हो गया NSA ऑफिस। खत्म। यूनेस्को की सूची में कुल 16 है, जिसमें अब की बार 2025 में आपकी दीपावली को शामिल किया गया है, 2008 के अंदर रामलीला को शामिल किया गया था, और 2016 के अंदर योग को शामिल किया गया है। के साथ साथ में अन्य देशों की ये चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर इस जो सूची में शामिल की गई हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में है। इनोग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर किया गया था, जिसमें 3 मूर्तियां हैं, 65 फुट की हैं, 65 एकड़ में फैली हुई हैं, जिसमें से तीनों लोगों के आपको नाम ध्यान में रखने हैं: अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, और आपके जो है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत की जो स्थापना की गई है, इनोग्रेशन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं। और इसकी खासियत क्या है कि ये हाइड्रोजन से चलता है, हाइड्रोजन से बिजली बनाता है, और उत्सर्जन जो है ये पानी का करता है। टेक्निक की अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये इसकी जो है वो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, पहली इलेक्ट्रॉनिक तक परियोजना गुजरात की कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर इनोग्रेशन किया गया है। किशमिश आपको ध्यान रखना सांगली महाराष्ट्र के अंदर अनुसंधान के अंदर है, और गोरखपुर के अंदर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गुजरात के अंदर आणंद जिले के अंदर बायो एथिक्स सेंटर की स्थापना की गई है। ये मैं इसलिए है कि भविष्य में अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हो तो लास्ट के 5-7 मिनट देख लेना, रिवीजन हो जाएगा पूरी क्लास। वाटर पॉजिटिव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। नवीनीकरण ऊर्जा विस्तार में आपको कहा गया है कि भैया इस वर्ष मतलब नवंबर 2025 तक हमने 44.51 गीगावाट क्षमता का विस्तार किया है, जो कि पिछली वर्ष की जस्ट डबल है। ठीक है, और क्या कहा कि भैया जून 2025 में हमने वो टारगेट अचीव किया जो कि हम 5 साल बाद का सोच रहे थे कि 2030 में हम क्या करेंगे, 50% नॉन फोसिल जो आपका फ्यूल है उसके यूज से हम जो है वो आपकी ऊर्जा बना देंगे। तो वो हमने 2030 में टारगेट रखा था, और वो 2025 में मतलब 5 साल पहले ही हमने कवर कर लिया है। और क्या कहा गया कि आपकी जो कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 262.74 गीगावाट की है, जो कि कुल बिजली का 51.5%। और इसमें सहभागिता आपकी सौर ऊर्जा की कितनी है? तो 132.85 गीगावाट है। अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो 53.99 गीगावाट, मतलब 54 गीगावाट है। वैश्विक रैंकिंग में ध्यान रखना, सौर ऊर्जा में उत्पादन के अंदर आपका जो रैंकिंग है, मतलब भारत की जो रैंकिंग है वो ऑल ओवर तीसरी है पूरे विश्व के अंदर। और पवन ऊर्जा और कुल नवीनीकरण स्थापित ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आपकी जो है चौथी है, दोनों में, पवन ऊर्जा में भी चौथी है और आपकी नवीनीकरण क्षमता के अंदर भी चौथी है। अटल कैंटीन योजना जो कि 5 रुपए में भरपेट खाना देने के लिए है, 55 कैंटीन है, जिसमें से 45 अभी स्थापित कर चुके हैं। वो किस सरकार द्वारा की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा, ध्यान रखना, मुथ्रेयर वंश के शासक पेरुंग विदुगु मुथेयर द्वितीय के ऊपर एक डाक टिकट जारी की गई है। और क्या ध्यान रखना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? रेजबेट है। और कैम्ब्रिज का कौन सा है? तो पैरासोशल है। कैम्ब्रिज का पैरासोशल है, ऑक्सफोर्ड का रेजबेट है। रेजबेट का मतलब है कि जो मछली का कांटा होता है उसी प्रकार आपके ऊपर एक विवादास्पद या उकसाने वाला जो है वो कोई वीडियो, कोई कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। जैसे मैं आज ये कर दूं कि मैंने क्यों बूस्टर एकेडमी छोड़ी, मैंने क्यों क्वालिटी एजुकेशन छोड़ी, मैंने क्यों कलाम छोड़ी, मैंने क्यों उत्कर्ष छोड़ी, जितनी भी कोचिंग संस्थान में मैंने काम किया है, जिन भी प्लेटफॉर्म के साथ में मैंने मिलकर काम किया है, अगर वहाँ से मैं कोई विवादास्पद से उपलब्ध करा देता हूँ आपको, इससे होता क्या है कि इंगेजमेंट बढ़ जाता है। लोग जो है वो आवेग में आके, आवेश में आके क्या करते हैं, उस पर तीखी टिप्पणी करते हैं, तीखे कोई गुस्सा करते हैं। इस प्रकार की आपको चीज़ें देखनी है। क्या मैत्री 2 कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अंटार्कटिका में स्थापित किया जाएगा। कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? तो वर्ष 2032 तक इसका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। झांसी जो है वो हरियाणा का 23वां जिला बना है, और अपने देश का पहला और सबसे लंबा स्काई वॉक ग्लास ब्रिज कहाँ पर है?
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। लंबाई कितनी है? 180 फीट। कैपिटल डोम कहाँ स्थापित किया जाएगा? एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर किया जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अब की बार पहली बार बम निरोधक सामग्री के लिए प्रणाली के लिए एक मानक डिसाइड किया गया है, जिसका नंबर क्या है? तो 194-45/2025। और इलेक्ट्रिक कृषि के लिए कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है 192-62 2025। इसी प्रकार आगे हम अगरबत्ती के बारे में भी पढ़ेंगे, तो अगरबत्ती वाला हम आर्थिक रूप में जो है वहाँ डिसाइड करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है 200 वर्ष बाद में देवव्रत महेश रेखे इन्होंने पहली बार लगभग 2000 मंत्रों का 50 दिन तक उल्टे सीधे, मतलब पहले सीधे बोले हैं उन्हीं को फिर वापस से बोल रहे हैं, उस प्रकार से रखा है। तो इनको किसका दर्जा दिया गया है? शुक्ल यजुर वेद अलंकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कहाँ से है? पूना से है। जबकि ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर हुई है? काशी में। फिर आपको ध्यान रखना है 33 वर्ष बाद में किस स्टेट को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो ध्यान रखना गुजरात को जो है वो 33 साल के बाद में टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। 10वां स्वच्छता सर्वेक्षण का इनोग्रेशन आपके आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। थीम क्या है? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ। ठीक है, कुछ स्तंभ थे, प्रमुख रूप से 10 पिलर हैं, वो आपको ध्यान रख लेने हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 4 दिसंबर 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। 100 दिन का इसका टारगेट रहा है, ध्यान रखें 100 दिन का इसका क्या रहा है? आपका टाइमिंग रही है। ठीक है, 27 नवंबर 2024 से ये स्टार्ट है, ये ध्यान रख लेना। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि भारत के अंदर तो नई दिल्ली में इनोग्रेशन हुआ है, राजस्थान के अंदर किस जिले से इसकी स्टार्टिंग की गई है? राजस्थान वाले पोर्शन में मैंने डिटेल से आपको बताया था। ठीक है, विभाग की बात करें तो एक तो महिला एवं बाल विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है एवं जनजातीय, तो सामाजिक कल्याण एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय है, वो इसमें क्या है? भाग लेने वाला है। ठीक है, तो जितना कुछ हमने लास्ट 1-1.5 घंटे में पढ़ा वो लास्ट के 5 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया है। और इसका आगे जो है हम यहाँ से आगे आर्थिक परिदृश्य जो है वो स्टार्ट करेंगे।